जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चली होगी। राइट नाउ प्रीलिम्स इज अप्रोचिंग। टेंशन नहीं लेना है, मैं बैठा हूं यहाँ पे, सब कुछ कवर कर पाऊंगा। चलो अब जाके हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मार्केट, या हम लोग शेयर मार्केट कह लो, ठीक है। चलो अब उसमें कैपिटल टाइप देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कैपिटल टाइप विच इज ऑलरेडी कवर्ड इन योर जीडीपी सेक्शन, ठीक है, बट स्टिल आई एम कवरिंग इट हियर। अब कैपिटल टाइप क्या है? कैपिटल टाइप में कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है? सपोज कीजिए आपने कंपनी खोला, ठीक है, तो आपको कैपिटल क्यों चाहिए? सैलरी देने के लिए, मशीन्स खरीदने के लिए, लैपटॉप्स खरीदने के लिए, फर्नीचर्स खरीदने के लिए, राइट। सेल ठीक है। चलो उसके बाद कैपिटल के भैया दो टाइप होते हैं, एक आपका फिक्स कैपिटल हो गया, एक आपका क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो हो गया जो भैया आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जैसे कि लैंड हो गया, प्लांट एंड मशीनरीज हो गया, ठीक है, फर्नीचर्स हो गया, अदर फिक्स एसेट खरीद रहे हैं जिसके लिए हमें पैसा चाहिए, उसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल। उसके बाद जब हमको वर्किंग चीजों के लिए पैसे, एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए, लाइक जब भी जरूरत पड़ती है हमको मनी, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, सैलरीज देने के लिए, या हम ऑफिस का रेंट दे, या मार्केटिंग करे, या वी आर डूइंग डे टू डे एक्सपेंडिचर्स, दैट्स कम्स अंडर आपकी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कुछ नहीं होता भैया, एक डॉक्यूमेंट होता है। मान लीजिए एक पेपर है, नथिंग जस्ट अ पेपर, ठीक है, एक सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट है जो कि इंडिकेट करता है कि भैया ये जो होल्डर है, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड रोहित है, रोहित एलिजिबल है, इतना पैसा जो इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है उसको मिल जाएगा। मैंने एक पेपर पे लिख दिया, ठीक है, जैसे मान लो कि नोट ही है, नोट में है ना कि लिखा होता है कि मैं धारक को आई प्रॉमिस टू पे, है ना, तो इतना मतलब 100 रुपए का जो चीज है आप एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही एक सर्टिफिकेट है, एक पेपर, उस पर लिखा हुआ है कि भैया एक्स वाई जेड रोहित नाम का लड़का है, इसको इतने डेट पे इतना पैसा दे दिया जाएगा। यही आपकी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में अब हम देखेंगे दो चीज, एक शेयर हो गया, एक आपका बॉन्ड हो गया, जिसको हम लोग डेब्ट और डिवेंचर भी कहते हैं। राइट नाउ सिक्योरिटी मतलब शेयर क्या है? शेयर यहाँ पे क्या, इन्वेस्टर कैपिटल देता है किसको? बिजनेस को, ठीक है। इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्ट करता है कैपिटल कहाँ पे? बिजनेस में। अगर बिजनेस प्रॉफिट बनाता है तो उनको डिविडेंड मिल जाएगा। शेयर जो होते हैं, शेयर्स ओनर जो होते हैं, दे आर एक्चुअली द ओनर ऑफ द कंपनी, राइट। उसके जो आपके डेब्ट बॉन्ड और डिवेंचर होते हैं, ये नथिंग बट दिस इज लाइक अ लोन इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे फिक्स्ड इनकम, इसको हम लोग फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। शेयर क्या है कि भैया इफ दे आर मेकिंग प्रॉफिट देन ओनली दे विल गोइंग टू गेट इट। यहाँ पे इफ यू आर मेकिंग इन बॉन्ड, इफ योर कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट और नॉट, इफ आई हैव गिवन यू एज अ लोन, यू नीड टू पे मी इंटरेस्ट। डजेंट मैटर कि आप प्रॉफिट में जा रहे हो, लॉस में जा रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे। राइट नाउ उसके बाद दो चीज है, एक हम फाइनेंशियल डेब्ट देखेंगे, एक नॉन फाइनेंशियल डेब्ट देखेंगे। भैया फाइनेंशियल डेब्ट वो हो गया जब बैंक क्या करती है, एक दूसरे के साथ में लोन लेती है, ठीक है। जब बैंक और एनबीएफसी जो क्या करती है, खुद के लिए फाइनेंसिंग, खुद के लिए जो है फाइनेंस करती है, रीलेंडिंग करती है टू अदर्स, हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल डेब्ट करते हैं। जब आपकी एक मान लीजिए ये बैंक हो गया एक्स वाई जेड, ये एसबीआई आ गया, राइट, दिस इज एसबीआई, और यहाँ पे एचडीएफसी है। अब ये एक दूसरे के साथ में जब ये लोग बोरो कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल डेप्थ बोलेंगे, ठीक है। नाउ क्लियर है? चलो उसके बाद जो है हमारा आपका नॉन फाइनेंशियल डेप्थ आ जाता है, जब हम लोग पैसा ओन करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। एग्जांपल के तौर पे आपने क्रेडिट कार्ड लिया, हाउसिंग लोन लिया, बिजनेस लोन लिया, दिस इज नॉट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिस इज बाय बस, है ना। हम लोग ले रहे हैं अपने लिए। क्रेडिट कार्ड हमने लिया, क्रेडिट कार्ड से हमने क्या करा? आईफोन खरीद लिया, राइट। हमने क्रेडिट कार्ड से लैपटॉप खरीद लिया, क्रेडिट कार्ड से हमने कपड़े खरीद दिए, तो वो क्या है भैया? नॉन फाइनेंशियल डेप्थ है। दैट इज नॉट फाइनेंशियल डेप्थ, दैट इज नॉन फाइनेंशियल डेप्थ, राइट। तो फाइनेंशियल डेप्थ, नॉन फाइनेंशियल डेप्थ क्लियर है। चलो अब हम देखेंगे इक्विटी, जिसको शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं, और बॉन्ड। हमें पता है कि भैया शेयर सर्टिफिकेट में क्या हो गया कि होल्डर को जो पैसा मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट करेगी तब मिलेगा। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है तो भैया उनको पैसा नहीं मिलना है। क्लियर है? नहीं मिलना है। और बॉन्ड में क्या होता है कि उनको फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है। इन बॉन्ड देयर इज अ फिक्स इंटरेस्ट रेट। क्लियर है? इन बॉन्ड देयर इज अ फिक्स इंटरेस्ट रेट। अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है, नहीं बना रही, डजंट मैटर इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट और नॉट, बट यू नीड टू गिव मी मनी, इंटरेस्ट रेट यू हैव टू गिव मी, राइट। अब ये जो होते हैं, जो आपके शेयर वाले होते हैं, ये ऑनर होते हैं कंपनी के, प्रोप्राइटर होते हैं कंपनी के। और बॉन्ड वाले जो होते हैं, ये एक्चुअली क्रेडिटर होते हैं कंपनी को के, ठीक है, ये क्रेडिट दे रखे होते हैं। अब यहाँ जो होता है, अगर मान लीजिए कंपनी की दिवालिया निकल गई, कंपनी बिक रही है, तो भैया शेयर वाले जो होते हैं ये लास्ट पर्सन होंगे जो मतलब कि क्लेम करेंगे, ठीक है। और लेकिन जो बॉन्ड वाले होते हैं ये फर्स्ट पर्सन होंगे, ठीक है। अब ये जो आपकी जो शेयर इक्विटी है, जब कंपनी, जब बूम पीरियड चल रहा होता, इकोनॉमी बूम कर रही होती, कंपनी प्रॉफिट बना रही होती, सब लोग चाहते हैं भैया शेयर ले ले ताकि मेरे को बेनिफिट
वी विल गेट मोर एंड मोर बेनिफिट, मोर एंड मोर मनी, राइट। जब वहीं पे कंपनी, जब वहीं पे आपकी मतलब कि समझ लीजिए इकोनॉमी एकदम स्लो डाउन चल रही है, इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है, तो लोग क्या करेंगे, बॉन्ड में पैसा लगाएंगे। भैया एटलीस्ट मेरे को इंटरेस्ट रेट तो मिलना है, कंपनी प्रॉफिट बनाए नहीं बनाए उसकी मर्जी, दैट्स देयर प्रॉब्लम, आई विल गेट वट एवर इंटरेस्ट रेट इज देयर, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम देखेंगे, आ जाएंगे फाइनेंशियल मार्केट में। भैया फाइनेंशियल मार्केट जो देखेंगे, बाय टेन्योर देखेंगे, बाय फ्रेशनेस देखेंगे, बाय सेटलमेंट देखेंगे और बाय एसेट देखेंगे, ठीक है। अब टेन्योर जो है, बाय टेन्योर, अब कोई भी मार्केट, अगर मान लीजिए वो मार्केट वैसा मार्केट जिसकी वैलिडिटी, जिसकी मतलब की जो ईयर अगर लेस देन 1 ईयर है, ठीक है, तो उसको हम लोग मनी मार्केट कहेंगे। और अगर मान लीजिए मैच्योरिटी उसकी मोर देन 1 ईयर है, तो वो हमारी कैपिटल मार्केट हो गई, ठीक है। अब मनी मार्केट की मैच्योरिटी अगर सॉरी कोई जो मार्केट लेस देन 1 ईयर जिसकी मैच्योरिटी है उसको हम लोग मनी मार्केट कहेंगे, मोर देन 1 ईयर जिसकी मैच्योरिटी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल मार्केट कहेंगे। मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है भैया, हमारी आरबीआई करती है। वहीं पे आपकी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करती है, हमारी एसबीआई करती है। इज दिस क्लियर ना। अगर हम फ्रेशनेस देखेंगे, एक प्राइमरी मार्केट आता है, सेकेंडरी मार्केट आता है। प्राइमरी मार्केट पता है ना कि मतलब कि आरबीआई जो इक्विटी के थ्रू ये करती है वहां से, और सेकेंडरी मार्केट पता है कि भैया हमारी एसबीआई वगैरह ही, सॉरी सेबी मतलब ये करती है, ठीक है ना। चलो उसके बाद हम लोग सेटलमेंट देखेंगे। सेटलमेंट एक होता है स्पोर्ट, एक होता है फ्यूचर। स्पोर्ट में क्या हुआ, अभी आपने अभी मैं आपने लेट्स सपोज कि दिस इज द पेन, ठीक है, आप पैसे दिए, मैं आपको पेन दिया, एग्जैक्टली ये हो गया, अभी सेटलमेंट हो गया। तो वहीं पे मैंने क्या करा, फ्यूचर में आप लिए, मैं बोला कि आप मेरे से पेन लिए, आपने बोला कि सर ऐसा है भैया, ऐसा है कि मैं ना आपको 4 दिन के बाद पेमेंट करूंगा, तो यही हो गया फ्यूचर सेटलमेंट। आप तो अभी ले रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर में उसको सेटल कर रहे हो, ठीक है। बाय एसेट, बॉन्ड शेयर देख लिया हम लोगों ने, कमोडिटी एंड फॉरेन करेंसीज वगैरह, ये हमारी क्या होगी, बाय एसेट, ठीक ना। अब हम देखेंगे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में बेस्ड ऑन टेन्योर, जो कि हमारा लेस देन 1 ईयर है, तो भैया जिसकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है, तो क्या हो गया, शॉर्ट, इसको हम लोग डेब्ट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म भी बोलेंगे। अब सबसे पहले आ जाता है हमारा ट्रेजरी बिल। अब गवर्नमेंट साइड में है, ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, तो भैया हमारी गवर्नमेंट इशू करती है। इसको जो हम लोग बेचते हैं डिस्काउंटेड रेट पे और परचेज करते हैं फेस वैल्यू। डिस्काउंटेड रेट फेस वैल्यू क्या मतलब समझिए ना, लेट्स सी। अब ये क्या है कि 100 रुपए का फेस वैल्यू है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको बेचा कितना, 80 रुपए पे, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट है, 20% का, तो ये 80 रुपए पे हमने बेचा है, यही आपका क्या हो गया, डिस्काउंटेड रेट हो गया। अब जाके जो हम दोबारा फेस वैल्यू पे खरीदेंगे, लेट्स सपोज कि आपने मेरे को, आप 100 रुपए की थी, आपने मेरे को 80 रुपए में बेचा, अब मैं वही चीज 100 रुपए में बेच रहा हूं आपको, तो मैं 20 रुपए प्रॉफिट कमाया, यही हो गया हमारा डिस्काउंटेड रेट। और सॉरी मतलब डिस्काउंटेड रेट, एंड ये हमारी 100 रुपए फेस वैल्यू हो गई। अगर वही हमने 100 रुपए से 120 रुपए की जगह इसने बेचा, तो ये आपको क्या हो गया, 100 रुपए का था, 120 रुपए में बेचा, तो भैया ये हो गया प्रीमियम। क्लियर है जी, दिस इज नथिंग बट प्रीमियम। चलो ना, ठीक है। तो भैया सोल्ड करते हैं हम क्या, डिस्काउंटेड रेट पे, और परचेज रीपरचेज करते हैं भैया फेस इस पे। ये अनसिक्योर होता है, क्यों, क्योंकि देयर इज नो, दैट इज नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट, ठीक है, कोई एसेट नहीं होता है, ठीक, कोई एसेट के द्वारा ये नहीं होता, ये नेगोशिएबल होता है और ट्रांसफरेबल होता है। मतलब ऐसा है कि आप लिए, आप मेरे को दे सकते हो, ट्रांसफरेबल होता है। ये हाईली लिक्विड होता है, हाईली लिक्विड क्या भैया, गवर्नमेंट की है ना, तो ये नियर मनी होता है, क्योंकि भैया जो एसेट होता है रेडली कन्वर्टेड इनटू कैश, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है वो इक्विवेलेंट टू नियर मनी, क्योंकि पता है कि सरकार का है, गवर्नमेंट इशू की हुई है, तो जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट इशू की हुई है तो दे हैव द ट्रस्ट, ठीक, तो इसलिए नियर मनी होता है। नियर मनी का मतलब सिंपल से ये हो गया, जो इजिली कन्वर्टेबल है इनटू कैश, ठीक है। नाउ स्टेट गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी बिल होता है, ये आरबीआई ने 2001 में स्टॉप कर दिया। ये आपकी क्वेश्चंस आ सकती है, क्या भैया आरबीआई जो स्टेट बैंक, सॉरी स्टेट बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, कैन स्टेट गवर्नमेंट इशू ट्रेजरी बिल, नहीं नहीं जी, वो इशू नहीं करते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है, ट्रेजरी बिल जो होता है एक 14 दिन का, 91 दिन का, लेके 364 डेज का होता है। अब यहीं पे आपकी कैश मैनेजमेंट बिल आती है, जो कि हम लोग 90 डेज के लिए लेके आते हैं, वो ये स्टार्ट हुई थी 2009 में। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे सीएमबी को, ठीक है, जो कि ये पीवाईक्यू भी पूछा जा चुका है। नाउ अब ये जो होते हैं ट्रेजरी बिल, और ट्रेजरी बिल जो होता है ये भैया आपका एसएलआर कोटा में एलिजिबल होते हैं। हमने पढ़ा था मनी मार्केट में, सॉरी बैंकिंग में पढ़ा था हमने मनी मार्केट में, ठीक है। तो ट्रेजरी इज एलिजिबल फॉर एसएलआर कोटा। चलो अब हम देखेंगे वे एंड मींस एडवांसेस, ठीक है। ये कुछ नहीं है, अब सोचो कि होता क्या कि गवर्नमेंट की बजट है, गवर्नमेंट की बजट है, लेट्स सपोज गवर्नमेंट हैविंग द बजट ऑफ 1000 करोड़, ठीक है। अब होता क्या है कि अब खर्चा हो गया 1200 करोड़, अब ये 200 करोड़ जो है मिसमैच हो रहा है। तो ये जो मिसमैच हो रहा है, तो फॉर टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी भैया, किससे ले लेगी, यहाँ पे आरबीआई से पैसा लेगी, तो आरबीआई से जो पैसा लेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, WMA,
ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसा ले रही है जो सम पीरियड के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, WMA। तो आपका क्या हो गया, नथिंग बट वेएंस मींस एडवांसेस हो गया। आरबीआई क्या करती है, मनी की करती है शॉर्ट टर्म पे यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि 3 मंथ के लिए हो गया। ठीक है, ये जो है आपका फिजिकल डे। और दूसरी बात क्या, WMA जब ये लेते हैं गवर्नमेंट, ये फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं होता है। ठीक है, और होता क्या, इंटरेस्ट रेट, अगर बात करें इसकी इंटरेस्ट रेट की, दैट विल बी द सेम जो आपकी रेपो रेट की है। अब मेरे को बताओ रेपो रेट होता क्या है, डू कमेंट इट, है ना। रेपो रेट क्या होता है, कमेंट करो। ठीक है, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए, अब मान लीजिए कि इसने 100 करोड़ लिया, ठीक है, 200 करोड़ की जरूरत थी, उसके बाद गवर्नमेंट देखती है भाई खर्चा और बढ़ गया है, अब 100 करोड़ और चाहिए। अब ये जो 100 करोड़ लेगी, तो भैया इस पे क्या होगा कि रेपो रेट प्लस में X% इंटरेस्ट रेट ऐड करके तब इसको दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। दिस क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। ठीक ना। देखो भैया कंपनी जो है, अब ये लोग भी तो मतलब निकालते हैं अपने बॉन्ड्स वगैरह। ठीक है, अब कंपनी जो निकालती है बॉन्ड्स, इसको हम लोग बिल ऑफ कहते हैं, हुंडी कहते हैं, कॉमर्शियल पेपर कहते हैं, प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, राइट ना, पार्टिसिपेटरी नोट कह लो। ठीक है, पर इंडिविजुअल मर्चेंट जो था कॉमर्शियल बिल लेके आते हैं। ठीक, उसके बाद जो बैंक और एनबीएफसी जो लेके आते हैं, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेके आते हैं। बैंक एनबीएफसी जो लेके आते हैं, सीओडी लेके आते हैं। ठीक है, तो सीओडी क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, जिसको जो कि अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड मतलब क्या है, दैट इज नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट हो गया। और ये जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो लेस देन हमारी 1 ईयर हो गई। और ये नेगोशिएबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक, इतना हम याद रखेंगे इस चीज को, और कुछ नहीं है। ये जो भैया उसकी सेम मैकेनिज्म है, ये क्या होगा, डिस्काउंटेड रेट पे बेचेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, फेस वैल्यू पे खरीद लेंगे। डिस्काउंटेड रेट समझे ना, अगर 100 रुपए का, तो हम 80 रुपए पे बेचेंगे, और उसको दोबारा से 100 रुपए पे खरीद लेंगे। तो 20 रुपए की जो है बंदे ने प्रॉफिट कमाया, वही हो गया हमारा डिस्काउंटेड रेट और फेस वैल्यू। ठीक है, चलो चलो क्लियर है। तो कंपनी आपके बिल ऑफ एक्सचेंज लेके आएगी, इंडिविजुअल जो कंपनी है कॉमर्शियल बैंक लेके, सॉरी कॉमर्शियल बिल लेके आएगी। ठीक है, जो मतलब कि ये जो जब आपकी ट्रेड बिल जो होती है, ये एक्सेप्टेड बाय बैंक, इसको हम लोग क्या कमर्शियल बिल कहते हैं। और सर्टिफिकेट जो होता है, ये हमें पता है। चलो अब हम लोग सीबीएलओ देखेंगे, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, सीबीएलओ। तो ये क्या भैया, ये कुछ नहीं, ये क्लियरिंग द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन। सीबीएलओ क्या होता है, ठीक है, अब ये क्या है, राइट नाउ सीबीएलओ क्या है कि भैया कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन किसके द्वारा है, तो भैया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। ये क्या करता है, हेल्प करता है आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि बोरो मनी थ्रू दिस। ठीक है, कि इसके तरह सीबीएलओ के थ्रू क्या करो कि आप जो है पैसा जो है बोरो कर सकते हो। ये किसके लिए है, आपकी कंपनीज के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के लिए। ठीक नाउ क्लियर यहां तक। चलो अब हम पढ़ेंगे कॉल मनी। कॉल मनी क्या है, नथिंग बट, अब सपोज कीजिए हमने रेपो रेट वगैरह पढ़ा था ना, पढ़ा था। अभी एसबीआई है, ये एचडीएफसी है। भैया हुआ कि एसबीआई को 1,000 करोड़ चाहिए था, कि मतलब मिसमैच हुआ, ये दिखाना था उसको। तो ये क्या कि एचडीएफसी से ले ली। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल मनी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल मनी कहते हैं। क्लियर है कि भैया जब बैंक और एनबीएफसी क्या कहती है, बोरो करती है खुद में, खुद के लिए, खुद से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो भी एक दिन के लिए, उसको हम लोग कॉल मनी कहते हैं। नोटिस मनी वही सेम मैकेनिज्म है, बट क्या होता है आपकी 2 से 14 दिन के लिए होती है। और रेपो रेट तो भैया पता है कि इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट पता ही है। और ये कमेंट करोगे, बताओगे रेपो रेट क्या होता है, देखता हूं ना कितना पढ़ रहे हो आप लोग। ये जो मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए, वाकई आप लोग ये मेहनत जो कर रहा हूं आप लोगों के लिए, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। तो शॉर्ट टर्म में देखेंगे भैया फैक्टरिंग एंड ट्रेड। ठीक है, शॉर्ट टर्म में फैक्टरिंग, फैक्टरिंग समझो होता क्या है, मैं समझाऊं यहाँ पे। लेट्स सपोज मेरी कंपनी है डिकोड लिमिटेड। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट बनाया है। ठीक, अब ये प्रोडक्ट जो है अंबानी जी को बेच दिया मैंने, ये था 100 करोड़ का। ठीक है, अंबानी जी क्या करते हैं कि बोले कि देखो भैया ऐसा है कि मैं ना तुमको एक सर्टिफिकेट देता हूं कि इतने दिन में जो है तुम्हें मैं बेच दूं, मतलब कि पैसे दे दूंगा। ठीक है, अभी मैं कैश नहीं दूंगा, पैसे दूंगा। अब ये सर्टिफिकेट को मैंने क्या करा कि अब मुझे पैसे चाहिए थे। भाई साहब मैं क्या करूं, कहां से कहां जाऊं, कहां जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं ये सर्टिफिकेट को लेके जाऊंगा बैंक के पास में, बैंक पे जमा कर दिया। ठीक है, 90 रुपए बैंक मुझे, सॉरी 90 करोड़, या 90 करोड़ मेरे को बैंक देती है। ठीक, मुझे बैंक ने दे दिया। अब होता क्या है, चलो एक मिनट, बैंक को 90 करोड़ दे दिया। ठीक, अब बैंक जो है, ये एसबीआई समझ लो। बैंक क्या की, ये हमारी मतलब कि
मेरी कंपनी थी, मैंने प्रोडक्ट बनाया, अंबानी जी को बेचा, अंबानी जी ने मेरे को पैसा नहीं दिया, अंबानी जी ने क्या करा, मेरे को एक सर्टिफिकेट दिया, भाई साहब ऐसा है कि मैं ना आपको कुछ समय के बाद में पैसे दूंगा। अब मुझे पैसे की जरूरत थी, व्हाट आई शुड डू, मैं गया कहाँ, बैंक के पास में, बैंक को ये सर्टिफिकेट पढ़ाया और बैंक ने मुझे 90 करोड़ दे दिया। ठीक है ना। अब जाके दो सी, ये बैंक, अगर मैं, अंबानी जी ने मेरे को दे दिया, डिकोड को अंबानी जी ने दिया और मैं जाके इसको दे दिया, ठीक, पैसे, तो और बदले में जो मैं ले लिया, मतलब पैसे दे के मेरा लोन क्लियर हो गया, तो बिल ऑफ डिस्काउंट कहेंगे इसको। और वही अगर अंबानी जी डायरेक्ट बैंक को दे देते हैं, ठीक है, मतलब अंबानी जी डायरेक्ट अगर बैंक को दे दे रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टरिंग कहेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्टरिंग कहेंगे। क्लियर है जी ना। चलो, देखो सेम चीज है कि एक एक्स वाई जेड कंपनी है, एमएसएमई, ये क्या करती है, गुड और सर्विस सप्लाई करती है। ठीक, अब ये सप्लाई की मतलब 1 लाख का, तो क्या हुआ, जो आपकी रिलायंस कंपनी, जो अंबानी जी है, वो बोले कि भैया ऐसा है कि मैं इनवॉइस जो है मैं आपको नेक्स्ट मंथ पे करूंगा, जो आपकी इनवॉइस है। अब होता क्या है कि यही क्या हुआ कि अब मैं जो इनवॉइस मेरे को मिला, मैंने क्या किया, 90 के मतलब जो डिस्काउंटेड रेट है, ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग पे मैंने क्या करा, एमएसएमई क्या किया, ये प्लेस कर दिया इनवॉइस को, ताकि बैंक से जो है पैसा ले सके और बैंक को क्या मिलेगा, 10 के प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब एक तरह से उसके पास से में क्या है कि भैया ये सिक्योर टाइप का है, दिस इज लाइक अ सिक्योर्ड वन। अब होता क्या है कि, ठीक, अब ये हो गया। अब नाउ अगर अंबानी जी डायरेक्टली अगर पे कर देते हैं बैंक को, अगर अंबानी जी डायरेक्टली बैंक को पे करते हैं, तो व्हाट इट विल नॉन एज, उसको फैक्टरिंग कहेंगे। ठीक है, कि मतलब भैया फैक्टर क्या होता है, डायरेक्ट मतलब कलेक्टेड रुपी फ्रॉम अनपेड इनवॉइस फ्रॉम बायर, डायरेक्ट जो आपकी पैसा है आप बायर से मतलब बैंक ले लिए, एसबीआई बैंक ले लिए अंबानी जी से, तो उसको फैक्टरिंग कहेंगे। और वहीं पे एमएसएमई सेलर क्या करता है, पैसा लेता है अंबानी जी से और जाके वो दे देता है, डिलीवर टू द फैक्टर, जो आपकी बैंक है फैक्टर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं। क्लियर है जी नाउ। तो उसके बाद होता क्या कि जो ये सर्टिफिकेट है, अब यहाँ पे क्या है कि ये ऑनलाइन एक पोर्टल हो गया, जो कि ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्काउंटिंग सिस्टम हो गया, जिसको हम ट्रेड कहते हैं। ये एक आपका ओएलएक्स जो हो गया, ओएलएक्स टाइप का एक प्लेटफॉर्म होता है, जहां पे बायर और सेलर को कनेक्ट कर देती है, मतलब यहाँ पे बायर सेलर को कनेक्ट नहीं करके, यहाँ पे फैक्टर्स को, जो फैक्टर आपका बैंक हो गया, फैक्टर्स को, और जाके जो सेलर है जिनके पास में वो है, उन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। यही आपका ट्रेड हो गया। यहाँ पे वो क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, यहाँ पे वो ट्रेड कर लेते हैं, वहां पे उनको मिल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, हाँ, मतलब एकदम ओएलएक्स के जैसा ही है। ठीक है, चलो, यहां तक क्लियर है, समझ में आया फैक्टरिंग, अगर फैक्टरिंग वगैरह और ट्रेड। चलो, ना अब हम देखेंगे भैया शॉर्ट टर्म डेप्थ में इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क। ठीक है, अब माइबोर, माइबोर क्या है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। ठीक है, तो मुंबई का क्या है कि भैया, ये क्या है, मुंबई का इंटर बैंक ऑफर रेट है। ये क्या है कि एवरेज इंटरेस्ट रेट है, जिसपे बैंक क्या करती है, मुंबई में क्या करती है, शॉर्ट टर्म लोन देती है एक दूसरे को। अब बैंक मुंबई में क्या हो गया कि मान एसबीआई है, एचडीएफसी है, राइट, उसके बाद पीएनबी है, ये लोग एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, एक एवरेज इंटरेस्ट रेट होगा, जिसपे बैंक क्या करेगी, मुंबई में ही एक दूसरे को शॉर्ट टर्म लोन देगी, तो हम लोग उसको माइवर कहते हैं। ठीक है, जो मतलब एवरेज इंटरेस्ट रेट यूज हो रहा है। ठीक है ना, उसके बाद लाइबर सेम है, आप लाइबर में एल के एम की जगह एल हो गया, तो लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट हो गया। ये एवरेज इंटरेस्ट रेट है, जिसपे बैंक क्या करती है, लंदन में एक दूसरे को शॉर्ट टर्म लोन देती है। वैसे ही आपकी ग्लोबल बैंक होती है, डिसाइड करती है कॉल मनी और नोटिस मनी रेट, इसी बेसिस पे। और कॉल मनी और नोटिस मनी अभी मैंने बताया था, डू कमेंटेड व्हाट इज कॉल मनी और व्हाट इज नोटिस मनी, अभी मैंने जस्ट 5 मिनट पहले बताया हूं आपको। ठीक है ना, कुछ बैंक, जो फॉरेन बैंक होती है, वो क्या करती है, आपको ईसीबी करती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग देती है ओवरसीज बोरोवर को, वो भी क्या, इसी बेसिस पे। ठीक है, आपकी मतलब ये जो माइबर हो गया और लाइबर हो गया। ठीक है ना, लेकिन होता क्या कि भैया, आपकी जो माइबर लाइबर के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन था, उसमें थोड़ी सी स्कैम हुई, तो ये लाइबर को क्या हुआ, बैन कर दिया गया। ऐसी आपका टोनार है, टोनार वन टोक्यो का हो गया, सेरॉन है आपका स्विट्जरलैंड का हो गया, सोफर है आपका यूएसए का। ठीक है, सोनिया आपका यूके का है। ठीक, एस्टर एस्टर आपका यूरोप का है। ये याद रखोगे, ये कुछ नहीं, मतलब मे भी हो सकता है पीटी पूछ ले, लेकिन जो है ना, आप इसकी जो स्टार्टिंग वर्ड है उससे पहचान लोगे। ठीक है, तो ये सेम वर्क करता है जैसे हमारी माइबोर और लाइबोर काम करती है। अब हम देखेंगे लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में। लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट भैया, अगर मान लीजिए जिसकी मैच्योरिटी आपकी 1 साल से ज्यादा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट में आ गया। और गवर्नमेंट के द्वारा जो आती है, सबसे पहले देखेंगे गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट जो आती है आपकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, सॉवरेन बॉन्ड हो गई, डेटेड सिक्योरिटीज हो गई, ट्रेजरी बिल हो गई, गिल एड सेक्रेटरीज हो गई। ठीक है, अब ये गिल्ड एड सेक्रेटरीज क्यों क्यों मतलब ये है कि भैया, यहाँ पे जो रीपेमेंट है, ये एश्योर कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। हु इज एश्योरिंग दैट वन, कि कौन पे करेगा, गवर्नमेंट विल पे, इफ यू डिफॉल्ट इट गवर्नमेंट विल पे।
ठीक है, तो ये हाईली क्वालिटी की होती है और हाईली लिक्विड होती है। चलो, तो हम देखेंगे कंपनी के द्वारा जो आती है, एक आपका आता है बॉन्ड और एक आता है डिवेंचर। देयर इज अ बॉन्ड और देयर इज अ डिवेंचर। नाउ अगर मान लीजिए एक्स वाई जेड कंपनी है, जिसकी इमेज बहुत गंदी हो गई है, जिसकी बहुत पुअर रेटिंग है, तो वो क्या करेगा, उसका बॉन्ड जो होगा, अगर पुअर रेटिंग है तो भैया वो जंक बॉन्ड होगा। ठीक है, वो क्या होगा, उसका जंक बॉन्ड होगा, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होगा वो डिफॉल्ट कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मोर इंटरेस्ट रेट होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि मेरा मैं गरीब ऑलरेडी है, मैंने कंपनी डाला, मेरी कंपनी प्रॉफिट कमानी थी है, अब जो मैंने बॉन्ड डाला था, वो बॉन्ड मैंने जो इशू किया था, तो वो बॉन्ड जो है मेरी मतलब ऑलरेडी जंक बॉन्ड है, क्योंकि पुअर रेटिंग है मेरी। ठीक, अब हो सकता है कि मैं आपने इन्वेस्ट किया तो मैं डिफॉल्ट कर दूं, पे नहीं कर पाऊं, तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे हाई रिस्क है, तो इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, जंक बॉन्ड में जो जनरली क्या होता है, आपकी इंटरेस्ट रेट विल बी हाइयर साइड। ठीक, अब यूजुअली क्या होता है कि जो आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर होती हैं, यूजुअली आपकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर होती हैं, इशू करती है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, क्या करती है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, मतलब क्या हो गया कि ये ऐसी डिवेंचर है कि ऐसी बॉन्ड है जो कि आप शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। और एक तरह का आपका आता है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, जहां पे कि ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर है, कि जहां पे आप क्या कर सकते हो कि बॉन्ड है, आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, शेयर है आप बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मान लीजिए बूम पीरियड है तो आप शेयर में चले गए, और स्लो डाउन चल रही पीरियड तो आप बॉन्ड में आ जाओगे। और उसमें होगा क्या जनरली, इंटरेस्ट रेट जो है आपको एक्चुअली कम मिलेगा एज कंपेयर टू जो नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड है। ठीक है, और जैसे कि शेयर जो होता है, शेयर में क्या होता है, जब लिक्विडेट होती है कंपनी, तो दे वो द लास्ट पर्सन है ना टू क्लेम, और जो बॉन्ड होल्डर होते हैं दे आर द फर्स्ट पर्सन। तो ये जो होंगे, ये बीच वाले होंगे, कि हर चीज में ये बीच वाले होंगे, इंटरेस्टेड भी और क्लेम के समय में भी चीजें। ठीक ना, अब कॉलोनियल इरा क्या होता था, आपकी कूपन बॉन्ड आती थी। कूपन बॉन्ड क्या होता था, कूपन जो है सबमिटेड करता था गवर्नमेंट के, मैं मेरे पास कूपन बॉन्ड है, मैं गया जाके सबमिट कर दिया। ठीक है, मुझे क्या मिल जाती थी, आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाती थी। ठीक, वैसे आपकी बियरर बॉन्ड, बियरर बॉन्ड पे क्या होता था, कोई नाम नहीं है, लेट्स सपोज कि एक पन्ना है, अगर ये चोरी भी हो गया ना आपके पास है, मैं गया चुरा के दे दिया, तो मुझे पैसे मिल जानी है। यू आर नॉट गोइंग टू क्लेम दैट, क्योंकि आपकी वहां पे नाम नहीं है, कोई वहां पे नाम नहीं होता था, कोई वहां पे रिकॉर्ड भी नहीं होता था। और ये जो भैया कोई भी पैन कार्ड या आधार कार्ड से लिंक ही नहीं होता है, जब लिंक होता नहीं तो कैसे कंफर्म करोगे कि वही पर्सन है, कोई भी हो सकता है ना। यूजुअली क्या होता है, ये कब लाया जाता था, वॉर टाइम में लाया जाता था, ताकि लोग जो है जल्द से जल्द इसको बोरो करें और गवर्नमेंट के पास में जो है पैसे आ जाए। ठीक है ना, अब जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट नहीं पे करती, नो इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट सेल करती इसका डिस्काउंटेड प्राइस पे, और इसको रीपर्चेस करती फेस वैल्यू पे। सेम थिंग, 100 रुपए का था, 80 रुपए में सरकार ने बेची, उसको जाके 100 रुपए में खरीदी, यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, देयर विल बी नो इंटरेस्ट रेट। राइट नाउ, अब बॉन्ड टाइप जो होता है, ये डिपेंड करता है किस पे, रिडेम्पशन पे। जो बॉन्ड टाइप, कुछ बॉन्ड टाइप है जो आपकी रिडेम्पशन पे डिपेंड करता है। जो रिन्यूएबल बॉन्ड हो गया, मतलब क्या हो गया, इशूअर जो है, जो मैंने इशू किया, आपने बॉन्ड लिया, तो भैया मैं आपको आपको इंटरेस्ट भी रीपे करूंगा, और आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है मैच्योरिटी पे, लेट सपोज कि 5 साल की मैंने मतलब कि एक बॉन्ड मैंने लेके आया, और ये बॉन्ड की मैच्योरिटी 5 ईयर, और मैंने इंटरेस्ट रेट दिया 10% का, और आप आई एक्स वाई जेड पर्सन आया या रोहित आके इसको बाय करता है, परचेज कर लेता है, तो आई एम ऑब्लिगेट टू, मतलब मैं जो है, ठीक है, मुझे जो है ये पे करना होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर। चलो, मुझे जो है 5 साल के बाद इसको पे करना होगा, साथ में जो है इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ये हो गया आपका रिडीमेबल बॉन्ड। क्लियर है जी ना। चलो, अब देखेंगे हम लोग इरिडीमेबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है कि हम आपको हाँ, मैं आपको क्या करूंगा, इंटरेस्ट रेट पे करूंगा, बट प्रिंसिपल अमाउंट जो है मैं आपको पे नहीं करूंगा। ठीक, ये बस कहने की बात है, बट होता क्या है रियलिटी में, जो इशूअर है, मैंने ये किया है, मैं क्या करूंगा, रीपर्चेज कर लूंगा इसको आफ्टर कुछ पीरियड के बाद में, कुछ साल के बाद मैं उस बॉन्ड को क्या करूंगा, बोलूंगा भाई जी ऐसा है कि नाउ यू कैन गिव मी, आई विल बी टेकिंग इट। ठीक, तो रिडीमेबल बॉन्ड जो है जनरल, उसमें क्या होता है कि फिक्स होती है 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद आपको मैं प्रिंसिपल भी रिटर्न कर दूंगा, इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है वो भी दूंगा। और रिडीमेबल में होता क्या है जनरली, पेपर पे दिखाने के लिए कि भैया मतलब कि जो है ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वापस नहीं की जाएगी, बट आपको इंटरेस्ट रेट दी जाएगी। ठीक है, लेकिन रियलिटी में जो होता है, कुछ सर्टेन पीरियड के बाद में जो इशूअर होता है, मैंने जो इशू किया है, मैं वापस आपसे पैसे दे के ले लूंगा।
ठीक। अब डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो है आपका बेस्ड ऑन इशूअर, कि भैया इशू कौन क्या है। जो गवर्नमेंट जब इशू करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, हाईली लिक्विड होता है। उसके बाद प्राइवेट पार्टी जो करती है वो आपकी बॉन्ड और डिवेंचर करती है। अर्बन लोकल बॉडी जो है म्युनिसिपल, ये बॉन्ड और डिवेंचर में कोई खास डिफरेंस है नहीं, इस बात को याद रखना। जो अर्बन और लोकल बॉडीज है ये म्युनिसिपल बॉन्ड है, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडी क्या करती है, म्युनिसिपल बॉन्ड निकालती है। ये क्या करती है, इनको पैसे चाहिए किसके लिए, पब्लिक से पैसे चाहिए पब्लिक के लिए, है ना। अब मान लीजिए सपोज कि दिल्ली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर है, ठीक है, तो ये अर्बन लोकल बॉडी क्या करेगी, बॉन्ड निकालेगी कि भैया मुझे ना नाले साफ करवाने हैं, मुझे अपनी मतलब ये एरिया साफ करवानी है, तो मैं क्या करूंगा, बॉन्ड निकालूंगा। बॉन्ड जब मैं निकाला तो मैं उस पैसे को क्या करूंगा, जिस पर्पस के निकाला उस पर्पस के लिए मैं उसको यूज करूंगा, ठीक। उसके बाद जैसे पहला आपका जो फर्स्ट जो था अहमदाबाद जो है, ये पहला लोकल बॉडीज बना जो आपकी जो है म्युनिसिपल बॉन्ड को लॉन्च किया। इज दिस क्लियर ना। उसके बाद हम देखेंगे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है भाई साहब, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स। अब जाके उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स। अब सबसे पहले एक चीज है हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड समझ के आ जाओ कि ये कुछ तो होगा इन्फ्लेशन को लेके। अब होता क्या था कि इंसान क्या करते थे कि बॉन्ड उन्होंने खरीदा। अब बॉन्ड लिए मैच्योरिटी पे कि ठीक है भैया इंटरेस्ट रेट मिल रही है, उसको प्रिंसिपल मिल रही है, वो भी बढ़ रही है। लेकिन भाई साहब उसके साथ साथ महंगाई भी तो बढ़ रही है ना। सोचो जो कल मतलब आज से 5 साल पहले आलू अगर 10 रुपए केजी मिल रहा था, आज आलू 25 रुपए 20 रुपए केजी मिल रहा है ना। तो अगर आप ये सोचे थे कि भाई साहब जब तक मेरी ये होगी तो आप आपकी पैसे बढ़ी, लेकिन परचेजिंग पावर आपकी कम हो गई। ये नहीं है कि पैसे नहीं बढ़ी है, देयर इज इंक्रीज इन द मनी, बट द परचेजिंग पावर विच यू हैव राइट नाउ दैट इज डिक्रीज्ड, ठीक है। तो क्या होगा, तो आपकी जब क्यों, क्योंकि भैया इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो लोग क्या करेंगे, आप सोचोगे कि भैया मैं क्यों जाऊं बॉन्ड खरीदने के लिए, व्हाई आई शुड गो देयर, व्हाट आई विल डू, आई विल बाय गोल्ड। जब सब गोल्ड, आप भी गोल्ड खरीद रहे हो, मैं भी गोल्ड खरीद रहा हूँ, रोहित भी गोल्ड खरीद रहा है, लक्ष्मण भी गोल्ड खरीद रहा है, अब ठीक है, रहमान भी गोल्ड खरीद रहा है, सबके सब गोल्ड खरीद रहा है। तो भैया गोल्ड की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी हमको तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, और भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारी गड़बड़ आएगी। क्लियर है ना। सो गवर्नमेंट क्या करती है, कहती भैया कुछ तो होना चाहिए ना। तो इस ठीक है, सीपीआई क्या करती है, रिलीज करती है, मंथली रिलीज करती है इन्फ्लेशन को। तो वो इन्फ्लेशन मेजर होता है एनुअली, ठीक है। क्या होता है, इन्फ्लेशन जो एनुअली मेजर होता है, और ये जो आपकी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है इसको हम लोग सीपीआई से लिंक कर देते हैं। अब जनरली होता क्या है कि जितनी सीपीआई है, सीपीआई पे जो भी इन्फ्लेशन है उस पर हम लोग क्या करते हैं, लेट सपोज कीजिए कि जो भी इन्फ्लेशन है सीपीआई ने उसको क्या प्लस में 1.5% हम लोग ऐड करके मैच्योरिटी पे पैसा दे देते हैं कि भैया ताकि आपकी जो है इन्फ्लेशन से आप कोप अप कर सको। क्लियर है जी। चलो, यही था आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2015 में आता, होता क्या है कि गवर्नमेंट देखती है कि भैया सबको गोल्ड खरीदना, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। तो आरबीआई क्या करती, इशू करती ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2015 में। अब ये क्या होता है कि गोल्ड नहीं, एक्चुअली गोल्ड नहीं होता है। ये होता क्या है कि आपकी पेपर होती है, बॉन्ड पेपर होती है, एक पेपर होती है गोल्ड की जगह में, जो कि आपको क्या करता है, हेल्प करता है आपकी गोल्ड की इंपोर्ट की जो डिमांड है ना। अब ऐसा है ना कि सारे लोग एक ही बार तो नहीं आएंगे। अब वही आप बेच रहे हो तो आपके पास में बॉन्ड पड़ा है, आप बेच दिए तो वो आपको पैसे दे दिए, ठीक। लेकिन जनरली वहां पे गोल्ड तो नहीं है, ठीक। तो होता क्या कि 8 साल की मैच्योरिटी के लिए थी, तो यहाँ पे आपको आपने इन्वेस्ट करा गोल्ड में, आपको बॉन्ड पेपर दे दिया गया, और आप जो है 8 साल की मैच्योरिटी दी गई, और उस पर आपको जो भी इंटरेस्ट रेट वगैरह मिल रहा है, और यहाँ पे मिनिमम जो है आप 8 साल के बाद इसको जाके आराम से बेच सकते हो, ठीक। उसके बाद होता क्या है कि मिनिमम जो अगर पूछोगे कि कितना आप खरीद सकते हो, तो मिनिमम 1 ग्राम से लेके मैक्सिमम 20 केजी तक आप खरीद सकते हो। और ये जो बॉन्ड होता है ट्रेडेबल होता है, अगर आपने खरीद लिया तो आप मुझे बेच सकते हो, तो मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। अगर इफ यू नीड मनी, आपके पास में है तो आप बेच के मुझे मेरे से पैसे ले लोगे, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेडेबल होती है। अब देखेंगे भैया मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड कुछ नहीं है, आप सोचिए कि लेट्स सपोज कि होता क्या है, लेट्स सपोज कि होता लेट्स सपोज होता क्या है, सॉरी थोड़ा सर्दी सी थी, चलो ना। मसाला बॉन्ड, ठीक है ना। सपोज कीजिए होता क्या है कि अडानी जी की कंपनी है, अडानी लिमिटेड मान लेते हैं, ठीक है। अब इन भाई साहब को पैसा चाहिए, तो इंडिया से बाहर, ठीक है? तो इंडिया से बाहर पैसा चाहिए, वो भी इंडियन रुपए में चाहिए। तो ये क्या करेंगे, बाहर जाएंगे,
इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वर्ल्ड बैंक की सिस्टर मतलब आर्म्स है, ठीक है, वहां जाएंगे, वहां पे बोलेंगे भाई साहब मुझे पैसा चाहिए, तो ये बॉन्ड जो है इशू करेंगे, ठीक है। वो बॉन्ड जो होगा वो मसाला बॉन्ड होगा। मसाला बॉन्ड क्या करती है भैया, इंडियन कंपनी के लिए इंडियन करेंसी में पैसे की जुगाड़ करती है, बॉन्ड निकालती है, ताकि जो फॉरेनर है उसको परचेज करेंगे और पैसे जो है किस में देंगे, आपकी इंडियन रुपए में। देर विल बी नो, कह सकते हो देर विल बी कि मतलब वहां पे कोई दिक्कत, देर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्टिंग दैट वन, कि हाँ डॉलर से रुपये में करनी है, रुपये से डॉलर में करनी है, वो सब चीजें नहीं होंगी वहां पे, ठीक है। चलो ठीक, चलो क्लियर यहाँ पे। तो भैया मसाला बॉन्ड क्या है कि भैया ये मसाला बॉन्ड क्या है, आपकी रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड है, जो कि आपकी आउटसाइड इशू होती, आउटसाइड इंडिया इशू होती है, जो कि मनी हम लोग क्या करते हैं, बोरो करते हैं इंडियन कंपनी के लिए, जो हमने देखा अडानी लिमिट, अडानी पावर या अडानी लिमिटेड जो भी मान लो, ठीक है। ये जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है लॉन्च करती है मसाला बॉन्ड। तो बेनिफिट क्या होता है, पेमेंट होता है आपका रुपी में, तो यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज रेट का, डॉलर एक्सचेंज रेट का कोई मतलब होता नहीं है। आईएफएससी जो है ये क्या करेगी, वो ट्रिपल ए रेटिंग से होती है, यहाँ पे अगर नो हाई इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए आईएफएससी बेस्ड अगर है, तो क्यों जाते हैं हम आईएफएससी के पास, आईएफएससी अगर ट्रिपल ए रेटिंग है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं पे करना पड़ेगा, कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपकी काम चल जानी है। मसाला बॉन्ड समझ में आया कि कोई इंडियन कंपनी है, लेट्स सपोज XYZ कंपनी है, उसको इंडिया के बाहर से रुपये में ही पैसे चाहिए, बॉन्ड वो साइन करके ये ले आएंगे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे पांडा बॉन्ड। पांडा बॉन्ड क्या हो गया, सेम चीज है, मसाला बॉन्ड में तो ये रहा ना अब अगर मान लीजिए कोई नन चाइनीज है, ठीक है, मैं मतलब समझा, मैं सोचा कि चाइना गया, बोला कि भाई साहब ऐसा है कि मुझे ना पैसे चाहिए, तो अगर मुझे चाइना से पैसे चाहिए तो वहां से मैं बोरो करूंगा, तो मैं पांडा बॉन्ड निकालूंगा, जो कि इसकी जो जिसमें मुझे मिलेंगी उनकी जो करेंसी है रेन निम्बी या मतलब युआन में मेरे को मिलेगा, ठीक है। जब नन चाइनीज चाइना से पैसा ले रहा है, अब वो जो बॉन्ड साइन हो रहा है वो भी मतलब उनकी करेंसी में, तो उसको हम लोग पांडा बॉन्ड कहते हैं। सेम कंगारू बॉन्ड, कंगारू बॉन्ड अगर नन ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया से बोरो करना चाह रहा है पैसा, ठीक है, और वो भी उनकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पैसा मिलेगा, तो उसको हम लोग कंगारू बॉन्ड कहते हैं। महाराजा बॉन्ड सेम हो गया, अगर मान लीजिए हम लोग मसाला बॉन्ड में देखा इंडियन जाके आउटसाइड इंडिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है महाराजा बॉन्ड में, कि जो हमारी नन इंडियंस है, लेट्स सपोज की देर इज अ अगर गूगल ही है, गूगल चाह रही है कि भैया मतलब कि जो है इंडिया से क्या करे, पैसा बोरो करे, वो भी इंडिया में, तो आईएफएससी क्या करेगी, उसको हेल्प करेगी इंडिया से पैसा बोरो करने में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महाराजा बॉन्ड कहते हैं। महाराजा, हम पैसा आपको दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, है ना। महाराजा बॉन्ड में क्या होगा कि जब आपकी नन इंडियन कंपनी इंडिया से पैसे बोरो करना चाहेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कहेंगे, ठीक है ना। अब सिक्योरिटी बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड समझने के लिए कुछ नहीं है, अब ये अपडेटेड टॉपिक है, बस मैं समझा देता हूँ क्या सिक्योरिटी बॉन्ड। जैसे 3 पर्सन ए और बी सी, ठीक है, एक मैं हूँ, एक गवर्नमेंट होती है, ठीक, और एक बैंक होती है, और जाके आपका एक चलो सिक्योरिटी बॉन्ड मैं समझाऊं आपको जरा। सिक्योरिटी बॉन्ड समझो, सिक्योरिटी बॉन्ड क्या। अब मान लीजिए ए बी सी, ए हो गया प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, बी हो गया गवर्नमेंट, सी हो गया बैंक। गवर्नमेंट ने हाईवे कंस्ट्रक्टर को प्रोजेक्ट दिया कि भैया आपको 3 साल में प्रोजेक्ट खत्म करनी है, ठीक है, 3 साल में। जाके ये क्या करेगा, एक बॉन्ड साइन करेगा, एक बॉन्ड बना के 3 करोड़ का जो भी होगा, 3 करोड़ का 5 करोड़ का बॉन्ड जो है बैंक को दे देगा, ठीक। एक सिक्योरिटी बॉन्ड, सिक्योरिटी दे रहा है कि हाँ ठीक है जी, मैं 3 साल में खत्म कर दूंगा, अगर 3 साल में खत्म नहीं करोगे भैया, ठीक। अब जाके होता है क्या कि यही गवर्नमेंट है, अगर 3 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये बैंक से गवर्नमेंट क्या करेगी, वो सिक्योरिटी, वो बॉन्ड ले लेगी, उतना पैसे ले लेंगी, तो इसी को कहते हैं सिक्योरिटी बॉन्ड। सिक्योरिटी आप दे रहे हो कि भैया हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सिक्योरिटी बॉन्ड कि मतलब क्या है कि भैया ए और बी सी, तो एक हाईवे कंस्ट्रक्टर है, एक गवर्नमेंट और एक बैंक है। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, गवर्नमेंट ने इसको प्रोजेक्ट दिया, तो भैया इतना समय आपको कंप्लीट कराना, ये कंस्ट्रक्टर वाला क्या करेगा, एक बॉन्ड जो है सिक्योरिटी बॉन्ड दे देगा किसको, सॉरी बैंक को, कि भैया अगर मैंने 3 साल में कंप्लीट नहीं करा तो गवर्नमेंट आपसे पैसे, ये बॉन्ड जो है आप गवर्नमेंट को दे देना, ठीक है, सेम चीज है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। चलो ना, अब सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, अभी हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ग्रीन बॉन्ड वही होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हो जाता है, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए होता है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए जो भी बॉन्ड होगा, जो भी हम पैसे लेके आते हैं, वो जो बॉन्ड के जरिए पैसे लेके आते हैं, वो ग्रीन बॉन्ड हो गया। ब्लू बॉन्ड सेम हो गया, आपकी एक ग्रीन बॉन्ड का सब टाइप है, सिंपल सी बात है, ये वाटर रिलीजन, मेरीन और फिशरी प्रोजेक्ट में काम होता है। कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड वही हो गया कि भैया हाई इनवॉल्व इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर अगर होता है, तो उसकी प्रिंसिपल है वो रिटर्न नहीं की जाएगी। मान लीजिए मैंने किसी प्रोजेक्ट पे लगाया, ठीक है, अगर मान लीजिए उस प्रोजेक्ट पे मेरे को हाई इंटरेस्ट रेट मिला, अगर किसी डिजास्टर की वजह से अगर कुछ हो जाता है, तो मुझे भैया वहां पे क्या हो गया, आपको
प्रिंसिपल वगैरह नहीं वापस मिलेगा। एलिफेंट बोन में क्या होता है कि मान लीजिए कि जो करप्ट आदमी है उन्होंने क्या क्या करप्शन किया। अब होता है क्या कि करप्शन किया, अब वो उनके पास में ब्लैक मनी है, करप्शन किया या नहीं किया, जाहिर सी बात करप्शन की ब्लैक मनी करप्शन क्या ही है ना भाई, मतलब जो भी जिस तरह से हो। करप्शन का क्या मतलब है, आप कुछ भी कर गलत काम कर रहे हो पैसे छुपाने के लिए, वही है ना, आप कोई भी पॉलिसी लेके आ रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो वही चीज हो गया। अगर प्राइवेट एंटिटी क्या एक तरफ से करप्ट है कह सकते हैं, लेकिन लीगली वी कैन नॉट से दैट कि दे आर द करप्ट वन, बट स्टिल इफ दे आर नॉट डिक्लेयरिंग देयर ब्लैक मनी, ठीक है, ब्लैक मनी आया तो भैया करप्शन करके ही आया होगा ना। तो अगर ब्लैक मनी वो अगर डिक्लेयर नहीं किए और वो अगर डिक्लेयर ब्लैक मनी करते हैं, अगर मान लीजिए 100 करोड़ है तो उनकी क्या होगी भैया कि X% जो होगा वो आपकी 25 साल के लिए लॉक कर दी जाएगी, ठीक है, और वो जो होगा किस पे यूज होगा, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे। और ये पैसा जो है मान लीजिए सपोज कीजिए उनके पास में 100 करोड़ मिला है, 100 करोड़ मिला है ब्लैक मनी, तो मान लीजिए अगर 75% जो है उसका पैसा 25 साल के लिए लॉक कर दिया जाएगा और 25 करोड़ जो है उसको दे दिया जाएगा, कोई भी इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं लिया जाएगा उस पर, ठीक है। तो यही हो गया, और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट उसको दिया भी नहीं जाएगा, तो आपकी ये होगी एलिफेंट बॉन्ड। सोशल इंपैक्ट बॉन्ड वो हो गया, यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट होगा, और वैसा बॉन्ड जो सोशल में सोसाइटी में इंपैक्ट लेके आ रहा है, वुमेन ड्रिवन प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, जेंडर ड्रिवन प्रोजेक्ट होगा, जो हमारी मतलब वनरेबल सेक्शन ड्रिवन प्रोजेक्ट होगा, उस पर जो हमारे सोसाइटी में इंपैक्ट लेके आ रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं, पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आ रहा है, उसको हम लोग सोशल इंपैक्ट बॉन्ड बोलेंगे। नाउ अब लॉन्ग टर्म बॉन्ड में एक स्पेशल पर्पस बॉन्ड है जो कि हमारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है। अब भैया ये होता क्या, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जो इशू होता है ये आरबीआई करती है थ्रू ई कुबेर प्लेटफॉर्म। और ई कुबेर प्लेटफॉर्म क्या है बच्चा बताएंगे, बच्चा लोग, बच्चा पार्टी मेरे को सुनना है, ठीक है ना। ये फंड जो होगी कहाँ जाएगी भैया, आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगी। और विच आर्टिकल सेज अबाउट दिस मेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये मेरे को बताना है ना। चलो, उसके बाद ये यूज होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक। अब ये जो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे सोलर में हो गया, विंड में हो गया, एनर्जी इफिशियंसी में एलईडी बल्ब वगैरह हो गया, क्लीन ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, जैसे ईवी ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट में यूज करते हैं हम लोग, पॉल्यूशन कंट्रोल और ग्रीन बिल्डिंग में करते हैं, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और जो कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमारा कहाँ पे हो गया, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में हो गया, ठीक है। अब फंड जहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक, आपकी न्यूक्लियर पावर में हम यूज नहीं कर सकते, लार्ज अगर हाइड्रो पावर जो कि ग्रेटर देन 25 मेगावाट वहां पे हम यूज नहीं कर सकते हैं, लैंडफिल प्रोजेक्ट है वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं, वेपन्स के लिए हम लोग इस पैसे को यूज नहीं कर सकते हैं, तंबाकू के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते, गैमलिंग के यूज नहीं कर सकते, पाम ऑयल इंडस्ट्री में ये सब हम यूज नहीं करते, बिकॉज दीज आर क्रिएटिंग द व्हाट पॉल्यूशन, हमारी इन्वायरमेंट को हार्म करता है, ठीक ना। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री क्या करती है, इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगी, उसके बाद प्रोजेक्ट पैसे को सैंक्शन करेगी। अब ग्रीनियम, ग्रीनियम क्या होता है, ग्रीनियम एक टर्म है, यहाँ पे क्या होता है कि कि भैया कि कुछ चीजों में क्या है कि आपको इंटरेस्ट रेट जो है आपको लो मिलने वाला है, बट स्टिल यू आर पेइंग इट, ठीक है, बिकॉज कि भैया आपको पता है कि हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है, ग्रीनरी के लिए अच्छा है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, कि दिस प्रोजेक्ट इज फॉर इन्वायरमेंट एंड दैट टू, ठीक है, आपको एक ट्रस्ट है कि ये प्रोजेक्ट जो हमारी ग्रीनरी को बढ़ाएगा, और वहां पे आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है भैया मेरे को कम इंटरेस्ट रेट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीनियम कहेंगे, प्रीमियम होता है ना वैसे ग्रीनियम। चलो, अब हम लोग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। अब इक्विटी होल्डर को हम लोग क्या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, इक्विटी होल्डर जो हो गया उसको हम लोग ऑनर और प्रोप्राइटर ऑफ कंपनी भी कहते हैं। भैया सबसे पहले आते हैं वेंचर कैपिटल फंड। ये क्या होता है, प्रोफेशनल होता है जो हेल्प करता है किसको, स्टार्टअप्स कंपनीज को विद सीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर प्रॉफिट। मतलब मैंने एक कंपनी डिकोड यूपीएससी, लेट्स सपोज कि मैंने मतलब की कंपनी खोला, ठीक है, अब ये कंपनी मेरी रजिस्टर्ड, अब मैंने क्या करा, इस कोचिंग को मैं सोचा कि बढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो मैं जाऊंगा कि कोई वीसीएफ के पास में, वीसी के पास जाऊंगा, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाऊंगा, वो क्या करेंगे, मेरी इसमें फंड मुझे देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, सीड कैपिटल देंगे, सो दैट कि मैं जो है ग्रो करूं और उनको प्रॉफिट कमा के दूं, इन्वेस्टमेंट करते प्रॉफिट के लिए। अब जो है एंजल इन्वेस्टर वो रिच पीपल है, जैसे आप लोग है ना, अमीर लोग। अब आप लोगों के पास में क्या क्या आप लोग सोचते क्या कि भाई साहब कि मतलब चलो ठीक है, मैं जो है सर गरीब है, चलो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, आपकी हॉबी है ना, खुशी से, हॉबी से, पैशन से, प्रॉफिट मोटिव से जब आप स्टार्टअप पे क्या करते हो, आप जो है इन्वेस्ट करते हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, एंजल इन्वेस्टर कहते हैं, ठीक है ना। अब कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर क्या होता है, सीएसआई क्या होता है कि भैया ये जनरली होते हैं, ये मतलब इनको पता होता है कि भाई ऐसा है कि मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूं, कल चल के क्या करना है मुझे, इस कंपनी की टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर लेना, इस कंपनी को ही एक्वायर कर लेना, वी आर गोइंग टू एक्वायर दिस कंपनी और वी आर गोइंग टू एक्वायर दिस कंपनी टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि बाद में जाके मैं इस चीज को एक्वायर कर लूंगा, ठीक। स्वीट इक्विटी क्या होता है कि भैया ये जो शेयर को सोल्ड किया जाता है डिस्काउंटेड टू द डायरेक्टर और एम्प्लॉय को। आप मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं और मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मैं अच्छे से काम कर रहा हूं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि भैया वो जो है
मुझे जो है मतलब डिस्काउंटेड रेट और फेस वैल्यू पता है ना, डिस्काउंटेड रेट पे 100 रुपए का 90 रुपए में मुझे वो शेयर दे देता है। ठीक, वहीं पे आपका स्वीट इक्विटी दोनों में कोई डिफरेंस है, सिंपल सी बात है। ये शेयर ऑफर करता है एम्प्लॉय फॉर हार्ड वर्क। जो स्वीट इक्विटी होता है इसमें क्या है, आपने मेहनत करा, मैं मेहनत करा कंपनी में, तो मेरे हार्ड वर्क पे जो है मुझे कुछ शेयर जो है दे दी जाती है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं ले जाती, लेकिन ये स्वीट में पैसे ले जाती है। ठीक है जी। नाउ अब शेयर प्लेजिंग होता क्या है कि मान लीजिए कि मुझे लोन चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मैं क्या क्या अपने शेयर को आपके पास में रख दिया गिरवी, और मैं आपसे उधार पैसा ले लिया। आपकी जगह अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है, तो बैंक और एनबीएफसी काम कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर प्लेजिंग। व्हेन आई नीड सम मनी, ठीक है, आई नीड टू बोरो इट फ्रॉम बैंक और एनबीएफसी, आई विल गो एंड आई विल व्हाट, आई विल प्लेस माय शेयर, दैट्स नोन एज शेयर प्लेसिंग हो गया। अब पेनी स्टॉक कैसा हो गया भैया, सपोज कीजिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, दैट कंपनी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट, वो कंपनी की जो सॉरी उस कंपनी जो है प्रॉफिट बहुत ही कम है, और उसकी जो रेट भी, जो फेस वैल्यू वो भी एक्सेसिवली लो है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसकी शेयर जो जिसकी मार्केट प्राइस जो एक्सेसिवली लो रहेगी कंपेयर टू इट्स फेस वैल्यू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेनी स्टॉक कहेंगे। देखते हो ना, 1 रुपए में, 2 रुपए में, 5 रुपए में स्टॉक्स आता है, नथिंग बट दैट इज द पेनी स्टॉक। ठीक है, अब 10 रुपए फेस वैल्यू है, लेकिन हम लोगों ने उनको प्राइमरी मार्केट में उसका फेस वैल्यू, हम लोगों ने उसका फेस वैल्यू 10 रुपए का, लेकिन हम लोग सेकेंडरी मार्केट में उसको हम लोगों ने 1 रुपए में बेचा। यहाँ पे जीरो और लिटिल डिविडेंड मिलता है। ठीक है ना, ब्लू चिप स्टॉक ऐसा हो गया कि लेट्स सपोज एक्स वाई जेड कंपनी है, वो प्रॉफिट बना रही है एकदम बढ़िया से, हमको पता है कि उसकी जो हिस्ट्री देख रहे हैं एकदम फाइनेंशियल स्टेबल कंपनी है। ठीक है, ये नेशनली रिकॉग्नाइज कंपनी है, वेल स्टैब्लिश कंपनी है, फाइनेंशियली साउंड कंपनी है, जो कि हिस्ट्री है कि भैया गुड प्रॉफिट बनाएगी, जैसे टीसीएस। आप क्या करो, उसी को क्या कहते हैं, ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। ब्लू चिप कंपनी क्या होगी, जो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, अच्छी प्रॉफिट बना रही है। ठीक है, तो वो हो गया जैसे टीसीएस। ठीक ना, उसके बाद आपकी मल्टीबेगर शेयर क्या होता है कि जब कंपनी भैया क्या करती है, शेयर जो है, शेयर की जो प्राइस होती है एकदम धड़ल्ले से बढ़ जाता है, विंडफॉल, मतलब विंडफॉल प्रॉफिट होता है, मतलब कि 300 था अब डायरेक्ट 1200 होता है। जैसे जोमेटो का शेयर एक बार आया, जोमेटो का शेयर क्या हो कि 300 से मतलब कि 800 चले गया, एकदम धड़ल्ले से बढ़ गया, एकदम अचानक से। ठीक है, तो ये हो गया। तो एबीसी कंपनी थी, उसकी शेयर 300 की थी, वो आपकी 1200 हो गई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी बेगर कहते हैं। अब साइक्लिक और सीजनल शेयर, साइक्लिक सीजनल शेयर में क्या होता है, क्या कि सोचो, ये जो है आपकी जो, जब ये कंपनी की जो शेयर डिपेंड करती है, ठीक है, किस पे, तो भैया एक पर्टिकुलर बिजनेस साइकिल पे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि नवरात्रि में क्या होता है कि हम लोग नया नया क्या करते हैं, गाड़ी वगैरह सोचते हैं खरीदा जाए। ठीक है, नवरात्रि में जो है गाड़ी वगैरह, दिवाली पूजा में या नवरात्रि में हम लोग सोचते हैं कि गाड़ी वगैरह लिया जाए। तो गाड़ी जब हम लोग लेते हैं, तो उस समय में क्या होता है, नवरात्रि के समय में हमारी जो शेयर जो होती है ऑटोमोबाइल्स की, वो बढ़ जाती है, ऑटोमोबाइल्स की जो शेयर होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि भैया आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई है। तो मेथड जो है, जो हम लोग शेयर को इशू करते हैं, ज्यादा इसको डिटेल में नहीं देखना, सिंपल सी वन लाइनर की तरह हमको देखे चले जाना। अब होता है कि शेयर के पास में एक प्रिंटेड प्राइस होता है सर्टिफिकेट की, जो बताता है कि भैया ये फेस वैल्यू, और जिसको हम लोग फेस वैल्यू और पार वैल्यू कहते हैं। ठीक है, शेयर के पास में प्रिंटेड प्राइस होता है कि ये शेयर है, यहाँ पे लिखा हुआ उसकी प्राइसेस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, फेस वैल्यू और पार वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अगर उसको हम लोगों ने हायर वैल्यू पे बेचा, ठीक है, हाँ, हाँ, वो 10 रुपए का, उसको हम लोगों ने 20 रुपए का बेचा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमियम बोलेंगे, दैट विल नोन एज प्रीमियम। ठीक है जी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमियम बोलेंगे। टू ऑल पब्लिक को जब हम लोग सारी पब्लिक को जब हम लोग देते हैं, तो उसको हम लोग जब सारे पब्लिक को देते हैं, क्या करते हैं ना, तो क्या होगा, तो आपकी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये फर्स्ट टाइम इशू होता है। अगर मान लीजिए कि XYZ कंपनी है, उसका जो पहली बार शेयर निकली है, तो इसको आईपीओ कहते हैं। अब उसी पे क्या करते हैं कि कुछ और शेयर हमको निकालनी है, तो हम क्या कहते हैं, फॉलो अप ऑफर निकालते हैं। फॉलो अप पब्लिक ऑफर हो गया जब मोर रुपी रिक्वायर्ड लेटर ऑन द अगेंस्ट द इशू शेयर। तो हम लोग क्या करते हैं, अब मैंने निकाला, मैं 50 शेयर निकाला और बेचा, लेकिन मेरे को क्या लगा कि भैया मेरे को और पैसे की जरूरत है, तो मैं फिर से क्या करा, शेयर निकाला, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलो अप। ठीक है, एफपीओ, फॉलो अप ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, चलो अब जाके ये तो आपके सारे पब्लिक को, लेकिन अब ओनली सिलेक्टेड इन्वेस्टर को होता क्या है कि राइट इशू। अभी ये मानिए जो आईपीओ ने आपने निकाला, अभी आईपीओ मान लीजिए रमेश लिया, सुरेश लिया, ठीक है, रहमान लिया, ठीक है, उसके बाद क्रिस लिया, ये 4 बंदे ले रखे हैं। आप क्या कर रहे हो कि जो फर्स्ट परचेज अपॉर्चुनिटी क्या करोगे, यही एग्जिस्टिंग शेयर वाले को दे दोगे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, राइट इशू। राइट इशू जब होता है, ये क्या करोगे, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको ही आप पहला अपॉर्चुनिटी दे रहे करने का। प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या होता है कि आप रिटेल इन्वेस्टर को नहीं करते हो इनवाइट, यहाँ पे ओनली सिलेक्टेड बायर होता है। लेट सपोज हुआ क्या कि अभी, लेट सपोज एनडीटीवी है ना, एनडीटीवी के शेयर जो है, आपने क्या करा, अडानी जी को
बेचा। अडानी जी ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर पाए, अडानी जी ही ने सारी शेयर खरीदा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, जब आप क्या करते हो कि एक पर्टिकुलर इंसान को आप इनवाइट करते हो, पर्टिकुलर जो है ना एक सिलेक्टेड बायर को आप इनवाइट करते हो कि आओ जी आप ही ये शेयर खरीद लो। ठीक है, चलो नाउ अब एडीआर। एडीआर समझेंगे हम। एडीआर क्या है, कुछ नहीं, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब होता है कि मान लीजिए एक नन अमेरिकन कंपनी है, उसको पैसा चाहिए होता है अमेरिकन शेयर मार्केट से, लेकिन वो नहीं चाहती कि भैया जो एकदम लंबी लंबी जो चीजें हैं, मतलब जो पेपर वर्क वगैरह कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है रिकग्निशन का, उसके थ्रू जाए। ठीक है, जो कि शेयर मार्केट का, जो अमेरिकन शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, तो वो क्या करते हैं, नन अमेरिकन कंपनी क्या करती है, अपनी जो शेयर जो होती है अमेरिकन बैंक को दे दी, और वही बेस्ड ऑन द शेयर अमेरिकन बैंक क्या करती है, एडीआर इशू करती है। अमेरिकन क्या करती है, अमेरिकन डिपोजिटरी रेसिप्ट इशू करती है और जाके बेच देती है किसको, अमेरिकन इन्वेस्टर को। ये मिलता है आपका डॉलर में। ठीक है, लेट्स सपोज कि एक्स वाई जेड कंपनी है इंडिया की, अडानी जी गए, अडानी जी को पैसा चाहिए। अब अडानी जी नहीं चाहते हैं कि भैया मुझे जो है वो वहाँ की शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करूँ, सॉरी मैं रजिस्टर्ड करूँ। अब ये अ, वहाँ की जो अमेरिका की जो बैंक होगी वो क्या करेगी, एडीआर निकालेगी अगेंस्ट हुम, आपकी अडानी जी के शेयर में, और ये अमेरिकन को बेच देगी और इसको डॉलर में मिल जाएगा। ठीक है, सेम आपका जो हम लोगों ने मसाला बॉन्ड पढ़ा था, बट वहाँ पे निरूपी था, यहाँ पे ये चीजें नहीं था, डायरेक्ट आईएफसी कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है वहाँ की जो शेयर रेगुलेटर होगी वो करेगी। अब ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट सेम होता है, सेम ऐसे चलता है, जहाँ पे बैंक इशू करती है रिसिप्ट फॉर इन्वेस्टर इन द मल्टीपल कंट्रीज में। सेम मतलब कि अडानी जी को पैसा चाहिए था, अडानी जी बन नहीं चाहते हैं कि हर कम क्या बोलते हैं, कंट्री के शेयर मार्केट रेगुलेटर के पास जाके रजिस्टर्ड करे, रिकॉग्नाइज हो, फिर जाके बेचे। ये हैफ्टी प्रोसेस से बचने के लिए वो गए बैंक के पास, बैंक क्या करती है, जीडीआर निकालती है, जो कि ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट निकालती है और बाकी लोगों को बेच देती है। ठीक है, चलो उसके बाद आईडीआर इंडियन हो गया। नन इंडियन जो है हमारी इंडिया से पैसा ले रहा है, सेम प्रोसेस हो रहा है कि नन इंडियन इंडिया से पैसा ले रहा है, बट दे डोंट वांट टू रजिस्टर्ड विद सेबी, और उसको नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे बैंक पे आती है, बोलती भाई जी ऐसा है, ऐसा आप कर लो, और मेरे को जो है फिर आईडीआर निकाल के दे देती है, इंडियन लोग खरीद लेते हैं और वो भाई साहब को पैसा मिल जाता है, वो भाई साहब पैसा लेके चले जाते हैं। क्लियर यहाँ तक ना। स्टॉक एक्सचेंज, अब स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी है, तो भैया वो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है, जो कब कब आई थी, 1602 में, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। और जो एशिया की सबसे आपकी ओल्डेस्ट है, ये आपकी बीएसई है। एशिया की सबसे ओल्डेस्ट कौन सी, बीएसई है। और इंडिया की जो ओल्डेस्ट है बीएसई, बीएसई की इंडिया की जो ओल्डेस्ट बीएसई, उसके बाद इलाहाबाद, कोलकाता, उसके बाद एनएसई। ठीक, नाउ अब जाके आईएसआईएन नंबर क्या होता है, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये इसमें क्या होता है, एक 12 डिजिट का जो है, 12 कैरेक्टर का जो है एक यूनिक नंबर होता है, जो कंसिस्टिंग ऑफ बोथ लेटर और जाके नंबर। यहाँ पे 12 डिजिट का है कि आपका लेटर भी होगा, नंबर भी होगा। ये क्या करता है, आपके शेयर को वो करता है। ठीक है, बताता है ना। ये आरबीआई क्या करती है, इशू करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए जो आईएसएनआई नंबर कौन इशू करती है, आरबीआई इशू करती है। वहीं पे अगर मान लीजिए अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या प्राइवेट सिक्योरिटीज वगैरह के लिए कौन इशू करता है, तो हमारी एनएसडीएल इशू करती है इसको। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत ना हो। अब इन टाइप ऑफ इन्वेस्टर देखेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि डिपेंडिंग ऑन द बाइंग कैपेसिटी, आपकी औकात कितनी है, वो कितना खरीद सकते हैं। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो हो गया, वैसे बायर जो एक्सपर्टीज है, जो एक्सपर्ट है और फाइनेंशियल मसल है। ठीक है, उनके पास में लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं, हर चीज से मतलब ये है। ठीक है, तो वो हमारी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हो गया। सेबी के पास में जो है इनका सेपरेट रेगुलेटरी नॉर्म्स होता है कि भैया इनको अलग से हम ट्रीट करेंगे, ये हमारे महाराजा है ना। चलो, अब उसी में आपका एक एंकर इन्वेस्टर आता है। ये कुछ नहीं भैया, आपकी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की जो है सब टाइप ही होते हैं, जो ऑफर करते हैं, और जिनको ऑफर होता है बिफोर आईपीओ लॉन्च। आईपीओ लॉन्च हो रहा है उससे पहले इनको ऑफर कर दिया जाता है, भाई साहब आईपीओ लॉन्च कर रहा हूं, आपको चाहिए क्या, ले लो आप। ठीक है, नाउ अब रिटेल इन्वेस्टर देखेंगे। रिटेल इन्वेस्टर वो हो गया भैया मैं और आप, जो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर नहीं है, बट वी हैव सम मनी, हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम लोग स्टॉक खरीद रहे हैं, तो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हो गया। ठीक है, डिपेंड ऑन द बाइंग बिहेवियर। अब एक होता है जॉबर। जॉबर क्या होता है, वो फुल टाइम बाइंग और सेलिंग में एंगेज होता है, वो भी अपने पैसे से क्या करता है, अपने पॉकेट के पैसे से निकालता है, वो खरीदता है बेचता है कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए। अब आपका होता है स्टैक। स्टैक क्या है, मिल डियर है। ये होता है क्या कि अगर मान लीजिए होता क्या है कि जो न्यूली सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी निकला, उसको गया क्विक उबर से खरीदा और आपकी सेकेंडरी मार्केट में आके बेच देता है क्विक प्रॉफिट के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक कहते हैं। ठीक, उसके आता है बुल। जैसे बुल है ना, देखता है ना कि आशावाद होता है, कि देखता है कि चीजें
एक ही बार जब आएगा उछाल के मारता है, आप आ रहे देख रहा होता, लिया टक। वैसे ही बुल क्या करता है, ये ऑप्टिमिस्टिक स्पेकुलेटर होता है, जिसको लगता है कि भैया शेयर जो है राइज होगा, वो होल्ड करके रखता है। जैसे देखता राइज होता है तो दे स्टिल सेल लेटर फॉर हायर प्राइस, कि ज्यादा प्राइस के लिए वो क्या करता है, फ्यूचर में उसको बेच देता है। तो ये आपका क्या हो गया भाई साहब, आपका बुल। बियर क्या हो गया, वो जो है कि डर उसको लगता है कि भैया प्राइस जो है नीचे जाने वाला है, प्राइस गिरने वाला है, जो है इसको हमें बेच देना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बियर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट डाउन जाने लगती है, और इसकी वजह से बुल की वजह से मार्केट हाई की ओर जाती है, और बियर की वजह से मार्केट डाउन की ओर जाती है। अब डिपोजिशन इफेक्ट, अभी सेबी जो है, सारे जो आजकल के जो ट्रेडर्स बन गए हैं, उनको देखते हुए सेबी ने एक वर्ड लिखा है, डिपोजिशन इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जनरली क्या है कि लेट्स सपोज कीजिए कि एक्स वाई जेड बंदा है, उसने शेयर खरीदा 10 रुपए का, ठीक है, उसने क्या करा, ठीक, पोजीशन होल्ड करके रखा, होल्ड करके रखा, होल्ड करके रखा, ठीक है। अब जाके जो है, अब एक समय के बाद जाके बेच देता है, उसी को हम लोग क्या होता है, डिपोजिटिंग इफेक्ट कहते हैं। लॉस में जाके बेच देना, लॉस हो रहा, फिर भी कि नहीं नहीं अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, अब उछाला मारेगा, अब उछाला मारेगा, तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। लास्ट में वो सीधे वो और जाके निगेटिव चला जाता है। ठीक है, क्लियर है, डिपोजिशन इफेक्ट क्लियर है। डिपोजिशन इफेक्ट नथिंग बट कि मतलब वो शेयर को होल्ड करके रखता है कुछ टाइम के लिए, इवन दो वो शेयर जो है आपकी मतलब कि माइनस में जा रही होती है, निगेटिव में जा रही होती है, उस प्रॉफिट नहीं कमा रहा होता, लॉस में जा रहा होता है, उसी को हम लोग डिपोजिशन इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद क्या करता है, इतना वो गिर जाता है कि उस समय में जाके वो बेच देता है, वो भी लॉस में ही। क्लियर है, चलो अब हम देखेंगे सेबी। थोड़ा फैक्चुअल ही है, इसमें कुछ समझाने समझाने वाली बात है नहीं, लेकिन जो है फिर भी देखेंगे। अब होता है क्या कि भैया इतना जो कांड चल रहा है, अब इतनी चीजें चल रही है, हमने देखा कोई रेगुलेटर होना चाहिए ना, कोई माए बाप होना चाहिए ना चीजों को देखने के लिए। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई होना चाहिए ना, कि मतलब जैसे हम लोग लेके चल रहे हैं अभी, मतलब आपके लिए स्पेशल फोकस ग्रुप चल रहा है ना, उसमें क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपसे पूछी जा रही है कि भाई आपने टारगेट कंप्लीट क्यों नहीं करा। ये चीजें हम लोग देख के चल रहे हैं ना। वैसे आपकी सेबी आती है जो देखती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 1988 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से स्टैब्लिश होती है। 1992 में इसको क्या हुआ, स्टैट्यूटरी पावर दी जाती है। 1999 में और 2004 में क्या होता है, इसका अमेंडमेंट होता है, जहां पे कि सेबी क्या कर सकती है, डू सर्च एंड सीजर कर सकती है, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, अरेस्ट और डिटेन कर सकती है। ठीक है ना, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करें तो भैया आप कहाँ जाओगे, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। ठीक है, ये आपकी अपील करने की चीज हो गई ना। फंक्शन क्या है इसका, एक तो सबसे पहले रेगुलेट करता है प्रोसेस ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट, भैया कि मतलब कि रेगुलेट करेगा किस तरह से सर्टिफिकेट इशू होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। उसके बाद प्लेसेस को रेगुलेट करता है कि आपके डिपॉजिटरी की, स्टॉक्स की, एक्सचेंज की, ये सब की रेगुलेट करता है। पर्सन को, इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, क्वालिफाइड जो कि आपकी इंस्टीट्यूशनल बायर है, ब्रोकर्स को। ठीक है, उसके बाद रेगुलेट करता है एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट हो उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है ना। अब इसकी पोर्टल एक स्कोर पोर्टल है, ठीक है, सेबी की स्कोर पोर्टल, जहां पे आपकी जो है कंप्लेन आप कर सकते हो, वहां पे ये कंप्लेन रजिस्टर सिस्टम है। अगर आपके पास में कोई इशू है शेयर को लेके, किसी भी चीज को लेके, तो आप जाओ, आप वहां पे कंप्लेन करो। आपकी एक स्मार्ट प्रोग्राम आती है, जहां पे सेबी क्या करती है, लोन्स की स्ट्रेंथनिंग द इन्वेस्टर एजुकेशन फ्रेमवर्क, स्मार्ट प्रोग्राम के थ्रू क्या करती है, जो इन्वेस्टर है उनको एजुकेट करती है, और एजुकेट करती है और बताती है। सेबी की बोर्ड जो एक चेयरमैन हो गया, जहां पे आपकी 5 साल 5 ईयर या 65 साल तक के ये बन सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है जी, राइट है ना। एक ऑफिसर आपकी आरबीआई से होते हैं, 2 ऑफिसर आपकी यूनियन गवर्नमेंट से होते हैं, और 5 मेंबर अपॉइंट होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। और अपील जो होगी सेबी, सेबी के बाद सेट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सेबी की जो रिफॉर्म हुई, सर्किट ब्रेकर टू अवॉइड द फ्लक्चुएशन, होता क्या है कि हर्षद मेहता लोग क्या करते थे, पैसे को यूज करके, पावर को यूज करके, मतलब ज्यादा कम मार्केट को करना। तो सेबी देखिए कि भैया ये जो चीज है कि ठीक है तुम ऐसे कर रहे हो, अच्छा कोई नहीं जी, मैं भी दिखाता हूं आपको। तो सेबी बोली देखो भैया, अगर मार्केट में एक्स टाइम के लिए X%, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ टाइम अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है, वो भी ठीक है प्रीवियस डे के मुताबिक, तो हम क्या करेंगे, अक्रॉस द इंडिया हम उस सम कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग को बंद कर देंगे। इसी को हम लोग कहते हैं सर्किट ब्रेकर। एक सर्किट है, आपने इसको ब्रेक कर दिया, ले सपोज मैं बताता हूँ, ये सर्किट है, आपने इसको क्या करा, ब्रेक कर दिया, सर्किट ही ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, यही चीज था सर्किट ब्रेकर। तो मतलब ये, ताकि आपकी क्या हो, मतलब फ्लक्चुएशन को अवॉइड करने के लिए। फ्लक्चुएशन जाहिर सी बात है क्यों आ रही है मार्केट में, क्योंकि भैया हमारे कुछ जो ब्रोकर बैठे हुए हैं, जो
नहीं कर रहे, ठीक है। बदला सिस्टम में क्या होता था कि यहाँ पे जो सेलिंग नन परचेज शेयर ऑन द प्रॉमिस टू डिलीवर इन नेक्स्ट सम डेज, कि भैया जो नन परचेज शेयर है, कि आपने क्या करा कि एक ब्रोकर को बोला कि भाई साहब ऐसा है कि मेरे लिए ना ये शेयर खरीद लो, तो वो बोला ठीक है जी, आपके लिए मैंने शेयर खरीद लिया। बट वो क्या बोला कि ठीक है, आपको हम अगले दिन में दे देंगे। अब ये पैसा कोई, आपने पैसा दिया, इस पैसा को क्या करता था, यूज करके कोई और शेयर खरीद लेता था वो, ठीक है। शेयर खरीद लिया, अब इस शेयर से क्या करता था वो, अपना प्रॉफिट बनाता था। तो भाई साहब ये भी गया इधर भी गया, तो आप लॉस में जाते। तो सेबी रिफॉर्म लेके आती है, पहले बोली कि भैया ऐसा है कि जो ट्रेड प्लस अप टू 72 डेज में जो है इसको हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे 72 आवर्स में जो ये है, ठीक। उसके बाद बोली कि नहीं जी, 72 डेज बोला, 72 आवर्स, 72 आवर में इसको कर देंगे। फिर सेबी बोली नहीं, ऐसा है कि जिस दिन ट्रेडिंग हुआ उसके एक दिन में। अब सेबी आई, बोली कि भैया ऐसा है कि ट्रेडिंग प्लस 1 आवर के अंदर जो है आप इसको सेटल डाउन करो, बदला सिस्टम खत्म। चलो, अब इनसाइडर ट्रेडिंग जो है ये इलीगल है। ये क्या होता है कि मान लीजिए XYZ कंपनी, वो अभी कंपनी क्या है कि शेयर उसकी बढ़ने वाली है, मैं वहां का एम्प्लॉय हूँ, मैंने क्या करा, आप ब्रोकर हो, आपको मैंने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि ये शेयर जो है बढ़ने वाली है इस कंपनी की, तुम खरीद लो। तो वही क्या करता है कि पर्सन एसोसिएट होता है कंपनी से, अब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करता है खरीदने और बेचने का शेयर को, ताकि विंडफॉल गेन बना ले। विंडफॉल गेन क्या होता है, तेजी में जो उसको प्रॉफिट हो रही है, ठीक है। नाउ डब्बा और बकेट और बॉक्स ट्रेडिंग। डब्बा, ठीक है। अब सेम डब्बा जो है आपका, डब्बा वाला जो सेम है आपका जो है ये, मतलब कि बदला सिस्टम वाला हो गया कि यहाँ पे नन परसेंट जैसे डिलीवर होता था कि कुछ दिन में देंगे और उसके बाद ये क्या करा नहीं करा ये सही। लेकिन यहाँ पे क्या होता है डब्बा वाले में, कि डब्बा ट्रेडिंग में अकर्स होता था जब अनऑफिशियल बुक्स और लेंजर क्या करता था कि यहाँ पे बोलता था कि ठीक है भैया आपका मैंने खरीद लिया है, आप ऐसे ऐसे कर लो। लेकिन वो क्या होता था, ही मे और मे नॉट एग्जीक्यूट दोज ऑर्डर इन एक्चुअल डीमेट अकाउंट में। वो सेम वहां पे था ना, वहां पे बोला कि ठीक है भैया मैंने खरीद लिया, आपको 72 डेज में, सॉरी 72 आवर्स में जो है आपकी चीजें हो जाएंगी। लेकिन डब्बा सिस्टम में क्या है कि वो किया है कि नहीं किया, प्रॉमिस भी नहीं कर रहा है। इससे क्या हो रहा था कि इन्वेस्टर जो है स्कैम हो रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट जो है इसको से भी इलीगल बना दी, आपके डब्बा को, बकेट को और जाके इनसाइडर ट्रेडिंग को। अब एल्गो ट्रेडिंग क्या है कि एल्गो ट्रेडिंग में ये होता है कि भैया जो कंप्यूटर का एल्गो है वो जो है ऑटोमेटेड बाय और सेल करेगा शेयर को, ठीक है। और इट्स नॉट प्रॉफिटेड, प्रॉफिटेड नहीं है। लेकिन भैया अगर कांट प्लेस मोर देन 100 ऑर्डर पर सेकंड, अगर ऐसा हो रहा है तो भैया कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ठीक है ना। कोलोकेशन क्या है कि ब्रोकर जो है क्या करेगा, अपनी जो कंप्यूटर सिस्टम्स होती हैं, चीजें होती हैं, वो आपकी बहुत ही नजदीक रखता है स्टॉक एक्सचेंज के बगल में, ठीक है, ताकि हाई स्पीड जो है हम ट्रेडिंग कर सके, ठीक ना। बंद तो नहीं किया है, इसको भी इलीगल नहीं किया गया है, ठीक नाउ। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अब होता क्या है कि सेबी को बोलती है देखो भैया मैं हूं, आपको अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देयर शुड बी सम सिक्योरिटी है कि मेरी जो पैसे वो डूबेंगे नहीं। हम वो अलग वाली बात है कि मैंने इन्वेस्ट करा, वो शेयर गिर रही है उठ रही है, अलग वाली बात है। बट ऐसा है कि मतलब मेरे साथ में धोखा हो गया, मैं शेयर लिया, शेयर मेरे को मिला ही नहीं, तो उसमें क्या था, सेबी क्या करती है, रिक्वायर करती है जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे आपका BSE हो गया, NSE हो गया या कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, कि भैया आप क्या करोगे, IPP बनाओगे, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाओगे, IPF बनाओगे। IPF क्या करेगी, कवर करेगी नॉन स्पेकुलेटिव टाइप्स ऑफ लॉसेस को, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए वन पार्टी इज नॉट डिलीवरिंग शेयर बिकॉज ऑफ सम कोर्ट केस, तो उस पर ये करेगी। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है, इसकी लिमिट है। लिमिट क्या है कि 25 lakhs ओनली, अप टू 25 lakhs ओनली ये कर। जैसे DIGCI का था ना कि मतलब वहां पे DGCI का तो एक्ट का, तो वहां पे था कि 5 लाख तक की जो है आप प्रोटेक्टेड हो, लेकिन यहाँ पे 25 लाख तक की आपकी ये चीजें हो जाएंगी। हाँ, उसके बाद कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट जो है भाई साहब, आपकी कमोडिटी मार्केट क्या है कि सिंपल सी बात है कि ये कमोडिटी जो फिजिकल गुड्स हो गया, है ना। कमोडिटी क्या है, ये फिजिकल गुड हो गया यूजिंग, ठीक है, विच वी प्रोड्यूस अनदर गुड। कमोडिटी कुछ नहीं होगा, ये आपका फिजिकल गुड है जिसको यूज करके आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर अनदर गुड को, या कमोडिटी एक्सचेंज क्या कर रहे हैं, एक कमोडिटी के बदले में दूसरे कमोडिटी, सेम चीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपकी कमोडिटी मार्केट वहां हो गया जहां पे आप क्या कर रहे हो, गुड को एक्सचेंज कर रहे हो, कमोडिटी को एक दूसरे, अगर मान लीजिए राइस है, राइस के बदले में आप क्या कर रहे हो, व्हीट एक्सचेंज कर रहे हो, सिंपल सी बात यही है, एक्सचेंज कर रहे हो। तो ठीक सेम यही कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी फिजिकल है जो कि जिसके बदले में आप दूसरे गुड को ले रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक। अब गोल्ड एक्सचेंज जो हो गया आपका, गोल्ड एक्सचेंज ये भी एक आपका कम्युनिटी मार्केट ही है, ठीक। गोल्ड एक्सचेंज को हम लोगों ने कम्युनिटी मार्केट में रहा, ये हमारा
स्पेशल टाइप ऑफ कमोडिटी मार्केट है जो कि सिर्फ हमारी गोल्ड ट्रेडिंग के लिए ही डिवोटेड है, जहां पे हमारी गोल्ड ट्रेडिंग ही होगी और सेबी जो है इसको देख रेख करेगी। यहाँ पे आरबीआई, यहाँ पे याद रखो जो भी शेयर वैसे वो सारा क्या देखेगी, आपकी सेबी देखेगी। अब यहाँ पे एक वेयर हाउस डेवलपमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी आती है, WRDA आती है, जो क्या करेगी, रिस्पॉन्सिबल होगी वेयर हाउसिंग के लिए और वोल्टिंग के लिए, जहां पे आप गोल्ड को रख रहे हो, लॉजिस्टिक के लिए ऑफ गोल्ड एक्सचेंज के लिए, ऑफ गोल्ड एक्सचेंज जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करोगे, वोल्टिंग प्रोवाइड करोगे, वेयर हाउस प्रोवाइड करोगे, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, WDRA, मतलब वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गया। ठीक नाउ, अब यहाँ पे जो कम्युनिटी मार्केट जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, ठीक, अब यहाँ पे कम्युनिटी मार्केट हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, यहाँ पे गोल्ड कंपनी डिपॉजिट किया गोल्ड कहाँ पे, WDRA में, वेयर हाउस में। ठीक, अब होता क्या है कि WDRA क्या करेगा, आपको जो है EGR दे देगा, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट दे देगा। अब इससे क्या करेगा, आप क्या करोगे, इन्वेस्टर क्या करेगा, बाई कर लेगा EGR को। ठीक, इन्वेस्टर बाई कर लिया EGR को, राइट ना। आफ्टर दैट क्या होगा, ये तो इसको या तो इसको दे देगा आपकी WDRA वेयर हाउस को, तो ये इसको फिजिकल इन्वेस्टर को दे देगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए वेट करेगा, कहेगा बेटा प्राइस बढ़े, प्राइस को बढ़ने दो, उसके बाद हम खरीदेंगे। ठीक है, कभी हुआ करता था 2,000 था ना गोल्ड का रेट, और अभी क्या है, 2 लाख हो गया। तो है वही सीन है ना, तो वेट करेंगे प्राइस बढ़े। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट कुछ नहीं है कि WDRA क्या करता है, आपने फिजिकल गोल्ड दिया, कंपनी डिपॉजिट करती है, उसको EGR देता है। अब इन्वेस्टर क्या करता है, EGR खरीद लेता है, या तो इन्वेस्टर WDRA को दे के फिजिकल गोल्ड ले ले, या तो वो क्या करे, कुछ टाइम के लिए वेट करेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तब उसके बाद उन चीजों को लेके चलेगा। ठीक है जी ना। उसके बाद हम देखेंगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, नथिंग बट म्यूचुअल फंड इज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, AMC NBFC हो गया, ऑलरेडी वी हैव कवर इन मनी एंड बैंकिंग में, लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर रखा है। दैट्स पूल द सेविंग ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर एंड गिव देम टू द यूनिट। आपने क्या करा कि मेरे से पैसे निकाला और आप क्या कर रहे हो, बदले में मुझे एक यूनिट दे रहे हो। अब म्यूचुअल फंड क्या करती है, इसी पैसे को क्या करती है, पार्क कर देती है कहाँ पे, सिक्योरिटीज में, और बिल्ड करती है उसकी पोर्टफोलियो को। मैंने कर दिया, मेरी पैसे को लेके सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दी और मेरी पोर्टफोलियो को बना दी। ठीक है, अच्छी बना रही है पोर्टफोलियो को, अगर प्रॉफिट में जा रहा तो मेरी पोर्टफोलियो बढ़ रही है, उस पोर्टफोलियो से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वट एवर डिविडेंड और जब प्रॉफिट मिलेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन्वेस्टर को एज पर द यूनिट। अगर मैंने 10 यूनिट लिया तो मुझे 10 यूनिट के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, अगर आपने 2 यूनिट लिया तो आपको 2 यूनिट के हिसाब से पैसे मिल जाने हैं। और एंट्री फी है और एग्जिट फी दोनों यहाँ पे लगती है म्यूचुअल फंड में। ठीक है जी। नाउ अब हेज फंड जो हो गया, ये सेम हो गया, ये वो म्यूचुअल फंड हम गरीबों का था, ये गरीबों का अमीर म्यूचुअल फंड है, सॉरी अमीरों का म्यूचुअल फंड हो गया। बेसिकली म्यूचुअल फंड पर रिच पीपल हो गया। यहाँ पे जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होते हैं, HNI होते हैं, वो जो है इन्वेस्ट करेंगे, बिग अमाउंट करेंगे। अब ये मैनेजर क्या करेगा, ये पैसे को आपकी जंग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देगा या रिक्सी ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करेगा, जहां पे वो सुने हो ना, मतलब हर्षद मेहता वाला, लाला रिस्क है तो इश्क है ना। तो वही सीन, जहां रिस्क है वहां पैसा है, प्रॉफिट है, तो रिस्क वहां पे ले रहे हैं तो प्रॉफिट वहां पे उठा रहे हैं। दे आर टेकिंग रिस्क एंड दे आर टेकिंग प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। शॉर्ट सेलिंग सिंपल सी बात हो गया। होता क्या कि आपने क्या करा कि एक ग्राहक आया, ठीक है, आपके पास में एक फोन था, आप क्या किया उस फोन को, आप सोचे कि उस फोन का जो है ना बाद में प्राइस गिर जानी है, आपने उसको 20,000 में बेच दिया। अब आप ये सोच रहे हो कि वो जो फोन है ना 15,000 में आएगा, तो मैं, आपके पास में फोन था नहीं, सिंपल सी बात है, आपके पास, यू डोंट हैव फोन, आपके पास में ग्राहक आया, भाई जी मेरे को ना iPhone 17 चाहिए। आप iPhone 17 आप उसको क्या किए, 1,10,000 पे आपने उसको दे दिया। ठीक, अब आपके पास था नहीं, बट आप क्या किए, गए अपने बाजू वाले से, उससे लेके, आपकी अच्छी बॉन्डिंग थी, उससे आपने लिया और उसको आपने बेच दिया, चिपका दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हो, सस्ते में खरीद के आप लाके उसको दे रहे हो, यही आपका शॉर्ट सेलिंग है। दिस इज नथिंग बट शॉर्ट सेलिंग। जो आपने प्रॉफिट कुछ बनाया उसी को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। फिनफ्लुएंसर क्या हो गया, फिनफ्लुएंसर क्या है कि मान लीजिए सपोज कीजिए XYZ पर्सन है, अभी बहुत सारे लोग जो है इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं। वैसे इन्फ्लुएंसर जो फाइनेंशियल चीजों को लेकर एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं, सॉरी मतलब कि एडवाइस देते हैं, ठीक है, दे आर गिविंग यू एडवाइस कि मतलब कि भैया ऐसे सीन है, ऐसे सीन है, आप ऐसे कर लो, दैट नथिंग बट आपकी फिनफ्लुएंसर। फिनफ्लुएंसर जो हो गया, जो ऐसा इन्फ्लुएंसर जो आपको क्या कर रहा है कि आपको एडवाइस दे रहा है फाइनेंशियल चीजों को लेके। लेकिन आरबीआई इसको क्या कर रही है, सॉरी आरबीआई कहता हूँ, सेबी जो है यहाँ पे रेगुलेट करने की बात कर रही है कि भैया आप जो है अगर गलत करोगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। डेरिवेटिव्स एंड स्वैप में क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या है, कुछ नहीं, बस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू डिराइव होती है कहाँ पे, जो वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। मान लीजिए यहाँ पे एसेट है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने मतलब एक कार है, कार का जो ही है उसका डेरिवेटिव बना दिया, तो भैया ये डेरिवेटिव है, ये बैक बाय व्हाट, एसेट। एसेट क्या हमारा कार है, जो कुड भी शेयर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, करेंसी हो सकता है। दे आर यूजली जनरेट होता है बाय प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स को ये करते हैं। अब डेरिवेटिव स्वैप क्या होता है, ये भैया डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ही है
टू स्वैप वन फाइनेंशियल एसेट टू रिड्यूस द रिस्क। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से स्वैप कर देते हैं ताकि जो हमारी फाइनेंशियल रिस्क है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके। ना पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स देखेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। ठीक, उसके बाद हम लोग बजट, टैक्स, देन वी विल मूव टू इन्फ्लेशन, ऐसे करके खत्म करेंगे जल्दी। पार्टिसिपेटरी नोट्स में क्या है कि भैया मान लीजिए फॉरेनर है, वो चाहता है कि भैया इंडिया में आके इन्वेस्ट करे। ठीक, ठीक है, फॉरेनर क्या चाहता है कि भैया इंडिया में आके इन्वेस्ट करे, वो नहीं चाहता कि भैया जो लंबी प्रोसेस है, हम जाके सेबी में रजिस्टर करें, पेन कार्ड बनाए, फिर जाके ये करे वो करे, डीमेट अकाउंट वगैरह खोले। तो ही विल अप्रोच किसको, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या ठीक है सेबी रजिस्टर्ड को, जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया, एफपीआई हो गया, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली हो गया, सिटी ग्रुप हो गया, इनको अब यहाँ पे ही विल पे देम व्हाट, ही विल पे देम एंड इंस्ट्रक्ट देम टू परचेज द पर्टिकुलर शेयर, कि भैया ऐसा है कि मतलब कि ये आएंगे, इनको बोलेंगे मॉर्गन स्टैनली को, देखो भाई साहब आप क्या करो, ये शेयर जो है खरीद लो, इतना पैसा उसको दे देंगे, वो खरीद लेगा उनके बिहाफ में। ठीक ना, पर्टिकुलर शेयर जो है और बॉन्ड और स्टोर कर देगा उनके अपने डीमेट अकाउंट में। ठीक, नाउ देन एफआईआई क्या करेगा, उनको जो है, देन ये जो एफआईआई क्या करेगा, उनको पार्टिसिपेटरी नोट दे देगा और उनको इंटरेस्ट मिलेगा और डिविडेंड उसी हिसाब से मिलते रहेगा। ठीक, अब होता क्या है कि ये जो है आपको पार्टिसिपेटरी नोट थर्ड पार्टी को भी बेच सकते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट जो होता है ये ऑफसेट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है दैट डिराइव वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग इंडियन एसेट शेयर बॉन्ड। ठीक है, ये आपका पार्टिसिपेटरी नोट जो होता है ऑफसेट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वैल्यू जो डिराइव होती है कहां से होती है, हमारी अंडरलाइंग इंडियन शेयर एंड बॉन्ड से। सपोज करो ना कि मतलब कि जॉन विक, ठीक है, चलो आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन विक, जॉन विक सोचा है कि भाई साहब मुझे ना रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ठीक, अब जॉन विक को इन्वेस्ट करना था रिलायंस कंपनी में। जॉन विक वांटेड टू इन्वेस्ट इन रिलायंस कंपनी बट जॉन विक डोंट वांट टू गो थ्रू दैट हैप्टिक हैप्टिक प्रोसेस कि मैं जाके सेबी में रजिस्टर्ड करूं या डीमेट अकाउंट बनाऊं या पैन कार्ड बनाऊं, ये सब मेरे पास में कुछ नहीं है। तो वो क्या करेगा, एफपीआई या एफआईआई को देखेगा, वो भी क्या जैसे कि मॉर्गन स्टैनली को बोलेगा कि देखो भाई साहब ऐसा करो कि तुम जाओ रिलायंस कंपनी में जो है आप शेयर को खरीदो और उसको पैसे दे देगा। अब ये मॉर्लिन जो है ये जाके शेयर खरीद लेगा और अपने डीमेट अकाउंट में इसको रजिस्टर करेगा। डीमेट अकाउंट कुछ नहीं है, और डीमेट जो आपकी जो शेयर की जो फिजिकल कॉपी होती है ना, उसको जब आप डीमेटरलाइज कर देते हो उसको डीमेट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, वही डीमेट अकाउंट हो गया जहां पे आपकी पेन कार्ड वगैरह डिटेल्स वगैरह रहती है। ठीक, डीमेट अकाउंट में ये रख लेगा और ये क्या करेगा, उनको एक पार्टिसिपेटरी नोट दे देगा, पार्टिसिपेटरी नोट, और इसी के हिसाब से जो है जॉन विक को जो है क्या मिलेगा भाई साहब, जॉन विक को इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक, इसी हिसाब से, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट कहते हैं। अब जॉन विक अगर चाहे जॉन विक अगर चाहता है कि आ, बेच दे अल्थुसर को, तो वो अल्थुसर को भी जाके बेच सकता है, या ये अल्थुसर को बेच दे, अल्थुसर चाहे कि आके भैया आमिर को बेच दे तो आमिर को भी बेच सकता है। क्लियर इज दिस, यही आपकी पार्टिसिपेटरी नोट्स हो गई। चलो, चलो अब यहाँ पे इशू है क्या है कि भैया देखो ये क्या है कि ये क्या हमारी इकोनॉमी के लिए गुड है, नहीं है भैया। टैक्स इवेजन होगा, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है कि जॉन विक को मैंने ही पैसा दिया हो, वो आके इन्वेस्ट कर रहा हो, तो मैंने हवाले के थ्रू पैसे पहुंचा दिया वहां पे, वो आके कर रहा, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली रजिस्टर्ड नहीं है हमारी सेबी के साथ में। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छी लगी होगी और तैयारी करते रहो। देखो मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप मेरे साथ चलो, जितना कह रहा हूं बस ट्रस्ट बना के रखो। प्रीलिम्स ये कैसे नहीं होगा, ये प्रीलिम्स होना है। चलो, थैंक यू।